और सबसे बड़ा कि हाथ से काम करना सीखा कि जी नहीं, ये इंजीनियरिंग सिर्फ ये नहीं है कि आप लोग किसी बुक से पढ़ लें या किसी टीचर के लेक्चर सुन लें, बल्कि इम्पोर्टेंट ये भी होता है कि वो चीजें आप इम्प्लीमेंट करना सीखें। आज हम आखिरी आधे घंटे में फिर भी उस किस्म का एक वो करेंगे जिसमें आप लोगों को ये सिखाया जाएगा। मतलब बाकी चीजें तो माशाल्लाह आप लोगों ने सीख ली कि जी अगर एक स्विच पे अगर कम्युनिकेट करना हो, दो स्विचेस पे लगा लो तो फिर कैसे कम्युनिकेट करेंगे। और ये भी सीखेंगे कि अगर एक कोई स्विच है ही नहीं, डायरेक्ट दो दो वो हैं लैपटॉप्स हैं, उनको आपस में कम्युनिकेट कराना है। लेकिन कम्युनिकेट तो पिंग से तो कनेक्टिविटी मिल जाती है, वो भी आप डेफिनेटली वो इंपॉर्टेंट है। लेकिन आज आप उसमें एक चीज और ऐड करेंगे कि आप कोई भी फोल्डर एक कंप्यूटर पे बना देंगे कि जी ये वाला जो है उठा के मुझे दूसरे कंप्यूटर पे ला दो। जैसे कि मोस्टली आप यूएसबी से ये काम लेते हो कि यूएसबी में लगाते हो और यहाँ से कुछ चीज उठा के उस यूएसबी में डाल देते हो और फिर आगे दूसरे कंप्यूटर में लगाते हो और फिर वहां से शिफ्ट करवाते हो। although कि ये इतना अच्छा तरीका इसलिए नहीं है कि एक तो आपको ये तकलीफ होती है कि मिसाल के तौर पे आपने कोई 300 चलो 300 GB का डेटा, इतना बड़ा नहीं है, 300 GB का डेटा उठाना है, लेकिन आपकी यूएसबी जो है लेट इट बी 256 की है, तो आप नहीं उठा सकते। ऐसे ही है ना। फिर आपको ढूंढना पड़ेगा कि जी कोई 512 की मुझे यूएसबी मिले ताकि मैं 300 GB उसमें डालूं और दूसरी तरफ ले जाऊं। तो इस केबल का फायदा ये है कि वट एवर द साइज, चाहे 10 MB है, चाहे 100 MB है, कि चाहे 3 GB है, आप इजिली एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में शिफ्ट कर सकते हैं। तो ये एक किस्म का आपको वो मिल जाएगा। फास्ट भी होता है जी, फास्ट भी है, दैट्स वेरी राइट। क्योंकि आप जब यूएसबी पे करते हो तो इवन जो आपने लेटेस्ट वर्जन 3.0 वर्जन भी इस्तेमाल कर रहे हो तो चंद मेगाबिट पर सेकंड मिल रहे होते हैं। यहाँ पे तो आपकी ये केबल मैंने जैसे बताया कल भी आपको कि यू आर यूजिंग द कैटेगरी 6 केबल, एंड कैटेगरी 6 केबल सपोर्ट अप टू 1 गीग। तो अगर आप मिसाल के तौर पे 3 गीग कर रहे हैं तो माइट बी इट माइट टेक फ्यू सेकंड्स। जबकि वहां पे आप अगर आपकी कोई पुरानी यूएसबी है तो वो तो माइट भी आधा घंटा ले ले, और अगर नहीं भी है तो फिर भी वो कम कम से कम चंद मिनट जरूर लेगी, अच्छे खासे मिनट्स लेगी। तो एक ये भी टास्क आप एट द एंड ऑफ द क्लास इंशाल्लाह ये कर लेंगे। ठीक है, चलिए तो बिस्मिल्लाह करते हैं विद द टॉपिक। एंड नेम ऑफ द टॉपिक एज यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन इज, लेकिन अगर मैं पूछूं अपने ऑनलाइन स्टूडेंट से पहले, शाबाश जी शाबाश, आ जाए। आज तो ये शहजादा बड़े बड़ी दिनों के बाद आए हैं, क्या ख्याल है? क्यों आने को दिल नहीं चाहता? ओके, तो अहमद इकबाल, इशफाक अहमद, आयशा शिनवारी, दानियाल खान एंड मुजाहिद ज्यादा। कोई क्वेश्चन है कल के लेक्चर में? पूछा था कि जो हब होता है और स्विच होता है वो फिजिकली देखने में सेम होते हैं। अभी अभी जवाब देते हैं। मुझे याद था कि किसी ने क्वेश्चन रिपीट किया है, मुझे याद नहीं था कि क्वेश्चन किसी। ओके जी, तो पहला पहला बात, क्योंकि ऑनलाइन में से भी चंद मुझे चैट्स तो नजर आ रही हैं, पहले मैं इनको देख लूं और फिर मैं। आयशा कहती हैं, आयशा आप तो शायद कल नहीं थी, आपने बड़ी इंपॉर्टेंट क्लास मिस की है। नो सर। मुजाहिद, इशफाक भी कह रहे हैं कि जी नहीं है, दानियाल भी नहीं है। ओके, तो अब सवाल ये पूछा गया, एक और भी आ गया। यस, मैंने वो लेक्चर भी खोला है, अभी खोला है। ओके, लेकिन आपने देखा अब इस लेक्चर को जब आपने खोला है इसके बाद डायरेक्ट खोलना है।
ओके, तो आपने अगर मैं कल का लेक्चर अभी देखा है तो आपको नजर आएगा कि उसमें बड़ा इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल स्किल थी, तो मिस नहीं करनी चाहिए। एनीहाउ, तो बात हम कर रहे थे आपके सवाल की, कि आपने पूछा ये है कि अगर एक स्विच है जिसको आप इथरनेट स्विच कहते हो और दूसरी तरफ एक हब है, तो क्या देखने में कोई डिफरेंस है? तो देखने में इज नॉट इम्पॉर्टेंट। मिसाल के तौर पे, अगर मैं स्विच तो आपने बारहा देखा, मैं एक दफा फिर भी दिखा देता हूं। अगर आपको मैं इसको स्टॉप कर दूं और इसको सामने ले आऊं, तो जनाब ये आपको आपका स्विच नजर आ रहा है। कल भी आपने यूज किया है, ठीक है ना जी? ये इसका एक फ्रंट कहते हो या बैक कहते हो, फ्रंट कह लो, और दूसरी तरफ देख लो तो ये इसका बैक है। तो ये आपका स्विच है। तो ये तो हो गया जी आपका स्विच। अब आप कहते हैं जी हब ये हमें दिखाओ, तो हब ये है। अब तो इसके 8 पोर्ट इधर है और 8 पोर्ट ही इधर है, लाजमी नहीं। मैंने कहा इस बात में ना जाएंगे फ्रंट पे और अलग अलग हो तो ये हब है, नहीं। ये सब के सब एक ही साइड में भी हो सकते हैं। शेप इसका बिल्कुल जो अभी स्विच दिखाया उसकी तरह भी हो सकता है। पोर्ट्स भी बराबर हो सकती हैं। तो इनमें इन इन चीजों से आपने नहीं इसको वो करना। असल जो चीज डिफरेंस है वो इसकी फंक्शनैलिटी है। अगर मैं बात करूं एक आम टेक्निकल पर्सन के साथ, तो मैं अगर मुझसे पूछे कि क्या डिफरेंस, तो मैं कहूंगा कि ये हब है। और इसलिए हब नहीं है कि इसके ऊपर यहाँ लिखा हुआ है कि ये हब है। यहाँ पे इसके ऊपर लिखा हुआ है कि ये हब है, प्लैनेट कंपनी की हब है। तो इसलिए नहीं मैं इसको हब कह रहा, मैं कहूंगा ये लेयर 1 डिवाइस है। ये क्या है? लेयर 1 डिवाइस है। और ये जो मुझे कोई स्विच के बारे में कहेगा, तो मैं कहूंगा ये लेयर 2 डिवाइस है। अब सवाल ये पैदा होता है कि इससे मैंने क्या मैसेज दिया, इससे मैंने क्या मैसेज दिया? तो द आंसर इज, मैसेज मैंने ये दिया कि लेयर 1 पे क्या होता है। लेयर 1 पे ये होता है कि जब आपको कोई मिसाल के तौर पे अगर मैं यहाँ पे आ, अच्छा, अगर मुझे पेन चाहिए और अगर नहीं मिलता तो देन व्हाट आई शुड डू। चलो वापस जाता हूं मैं जी। जी, तो ये अगर मेरा हब हब है, इसके साथ लेट करें कि ये 3 4 5 डिवाइसेस कनेक्टेड हैं। मिसाल के तौर पे यहां से इसको मैं कह देता हूं सोर्स, और इसको मैं कह देता हूं कि ये डेस्टिनेशन है, ठीक है? तो सोर्स जब भेजेगा इस स्विच इस हब को, सोर्स को नहीं पता कि हब है, उसको पता है कि इंटरमीडिएट डिवाइस है। तो जब इस इंटरमीडिएट डिवाइस में ये सिग्नल पहुंचेगा, तो ये डिवाइस लेयर 1 की फंक्शनैलिटी करेगा। लेयर 1 की फंक्शनैलिटी क्या है कि जो चीज तुम्हें यहां रिसीव हुई है उसको रीजनरेट कर दो और सबकी तरफ, मैंने डम मशीन के तौर पे, डम मशीन का यही तरीका होगा ना कि भाई इसको आप एक हाथ से दो और लटकन उसके जितनी भी इंटरफेसेस हैं वो सब पे उनको निकाल दे। जैसे मिसाल के तौर पे एक पाइप है, उसमें आप पानी डाल रहे हैं और आगे उस पाइप के 3 4 मुंह हैं, तो सबकी तरफ पानी को गिरा देगा। उसकी उसे कोई इंटेलिजेंस इस्तेमाल नहीं की कि इधर पौधे हैं इधर ज्यादा दे दूं, या इधर बर्तन है इधर ज्यादा दे दूं, या इधर फिलिंग हो रही है पानी की इधर दे दूं, किधर दूं। उसके पास ये डिसीजन की ताकत नहीं है। तो इट इज सिमिलर टू दिस हब, कि इट इज जस्ट वी कॉल इट ए रीजनरेटर। वी कॉल इट अ रीजेनरेटर, कि ये सिग्नल को जो रिसीव करता है उसको रीजनरेट कर देता है और हर तरफ चला जाता है। गॉट इट? तो अब रीजनरेशन इज ए लेयर 1 फिनोमिना, इज ए लेयर 1 फिनोमिना। दैट द रीजन वी से दैट हब इज ए लेयर 1 डिवाइस। इसके मुकाबले में अगर आपका ये स्विच है, ये स्विच है और ये सोर्स है आफिया, और ये उसकी डेस्टिनेशन है, तो जब ये सोर्स इसको कोई पैकेट या फ्रेम देगा, तो होता क्या है कि ये अपनी इंटेलिजेंस यूज करता है, और इंटेलिजेंस में ये मैक एड्रेस की को इस्तेमाल करता है। अब मैक एड्रेस किस लेयर पे होते हैं? लेयर 2 पे। तो ये चेक करता है कि इसकी एक टेबल अपने पास बनाता है जिसको मैक एड्रेस टेबल कहते हैं, हम इस पे पढ़ेंगे। तो ये अपनी पोर्ट नंबर और मैक एड्रेस यू एक टेबल बनाता है। मिसाल के तौर पे पोर्ट नंबर वन पे जो डिवाइस कनेक्टेड है उसका मैक, फॉर एग्जांपल अभी क्लियर करूंगा, M1 है।
ये लर्निंग करता है। इसी तरह इसको पता चला कि पोर्ट नंबर 2 पे M2 है, पोर्ट नंबर 3 पे assume टू बी M3 है, तो ये टेबल अपने पास ये बनाता है। अब मिसाल के तौर पे ये डिवाइस कनेक्टेड है लेयर नंबर 3 पोर्ट पे, तो जब ये पैकेट सोर्स को देता है तो ये अपने टेबल को देखता है कि जनाब ये M3 मेरे किस पोर्ट के साथ कनेक्टेड है, तो ये पे इसको पता चलता है कि नहीं ये तो मेरी पोर्ट नंबर 3 पे कनेक्टेड है, तो ये सिर्फ पोर्ट नंबर 3 पे इसको निकाल देता है। और बाकी जितने भी डिवाइसेस लगे हुए हैं पोर्ट नंबर 2 पे, 3 पे, 5 पे, 6 पे फॉर एग्जांपल, उनको वो चीज बिल्कुल नहीं दी जाती। अब ये जो मैनिपुलेशन कर रहा है या जो डिसीजन मेकिंग कर रहा है, दैट इज बेस्ड अपॉन दी MAC address, which is a layer 2 phenomena. That's the reason we say that a switch is a layer 2 device. So the important is not the box or visualization. विजुअलाइज में तो ये लग रहा है कि जी उसमें भी पोर्ट्स हैं और इसमें भी पोर्ट्स हैं, इसमें भी RJ45 की आईओज हैं, उसमें भी RJ45 की आईओज हैं, तो देखने से कोई नजर नहीं आता अगर आपको पहले से पता नहीं है, लेकिन अगर आप इसकी फंक्शनैलिटी को समझ लेते हैं देन यू कम टू। अब क्लियर हो गया जी? आफिया, कोई क्वेश्चन? कल की चीज देखी, कल का जो काम किया था कुछ सोचा तो कुछ उसमें क्वेश्चन नहीं बना? अच्छा चले ठीक है। तो जनाब चैट में एक और आया, हाउ मेनी लेयर्स आर देयर इन ए नेटवर्क? ओके, तो क्वेश्चन ये पूछा अशफाक ने जी हैं कितनी लेयर। अब ये लेयर्स डिपेंड करती हैं कि कौन सा, अभी हमारा ये यही टॉपिक स्टार्ट हुआ है इशफाक अहमद के मॉडल्स, कि कौन सा मॉडल हम यूज कर रहे हैं। लेकिन ज्यादातर जो मैं बात करूंगा इस कोर्स में और एवरीवेयर यू विल फाइंड दैट मॉडल इज कॉल्ड TCP/IP मॉडल। इस मॉडल में 5 लेयर्स हैं, इस मॉडल में 5 लेयर्स हैं, जिनको मैं हमेशा यूं बनाता होता हूं आप लोगों के लिए कि ये सबसे नीचे जो लेयर है ये फिजिकल लेयर है, इसको लेयर नंबर 1 कहते हैं। उसके बाद लेयर नंबर 2 है जिसको डेटा लिंक लेयर कहते हैं, डेटा लिंक लेयर, ये पहली फिजिकल लेयर। फिर इसके बाद इंटरनेट या नेटवर्क लेयर, इंटरनेट या नेटवर्क लेयर। इसके बाद ट्रांसपोर्ट लेयर, और सबसे ऊपर नंबर 4 पे ट्रांसपोर्ट लेयर, और सबसे ऊपर एप्लीकेशन लेयर। तो यूं ये 5 लेयर्स हैं अशफाक, अगर आप पूछ रहे हैं तो। क्लियर हो गया? फिजिकल और डेटा लिंक को हम नेटवर्क एक्सेस लेयर कहते हैं। जी, बाज केसेस में, बाज बुक्स में, बाज ऑथर जो हैं वो इस तरह इसको रिप्रेजेंट भी करते हैं कि वो इन 2 लेयर जो नीचे 2 इकट्ठी हैं इनको इकट्ठा करके नेटवर्क एक्सेस लेयर कह देते हैं, नेटवर्क एक्सेस लेयर। और फिर उसके ऊपर वो चले जाते हैं इंटरनेट लेयर पे, या मैंने कहा कि इंटरनेट को या नेटवर्क लेयर को एक ही बात है, फिर ट्रांसपोर्ट लेयर और फिर एप्लीकेशन लेयर। तो फिर वो 4 लेयर का मॉडल पढ़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो खुद फिर कहते हैं कि जनाब नेटवर्क एक्सेस लेयर में 2 लेयर्स हैं, तो फिर वो 4 को आगे 2 में फिर डिवाइड 5 कर देते हैं, तो आपकी मर्जी। तो जनाब इसके बाद में वापस एक 2 चैट्स आई हुई हैं, और अशफाक ने तो यस सर कहा, OSI मॉडल इस्तेमाल करेंगे। आयशा कह रही हैं कि जी इस्तेमाल करेंगे। इस्तेमाल हम नहीं करते, इस्तेमाल जो इसने स्टैंडर्ड बनाए हैं वो इस्तेमाल की ऑर्डर देते हैं। तो हम जिसको आयशा इस्तेमाल करेंगे वो है TCP/IP मॉडल, वो है TCP/IP मॉडल। तो हम इसी को इस्तेमाल करेंगे, इसी को अपनी कम्युनिकेशन में। जैसे मिसाल के तौर पे इस वक्त मैं कनेक्टेड हूँ जूम के साथ, तो माई लैपटॉप इज यूजिंग TCP/IP, एवरीवन, मैंने माई नहीं, इससे माई से ये शायद मैसेज जाता है कि शायद मैं TCP/IP यूज कर रहा हूं, लेकिन आशा जो है वो अपने कंप्यूटर, वो भी तो अपने लैपटॉप से कनेक्टेड है, वो शायद OSI यूज कर रही है। नहीं, वी ऑल आर यूजिंग TCP/IP मॉडल। गॉट इट आयशा? सर हम OSI यूज करते हैं। ओके, ये सारी बातें इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे, लेकिन आपका क्वेश्चन है इसलिए हम इस पे बात करते हैं। क्वेश्चन ये किया गया कि जनाब हम TCP/IP यूज करते हैं तो हम OSI क्यों नहीं यूज करते? क्योंकि मॉडल से अगर आप इस चैप्टर में देखेंगे कि हम बात करेंगे कि जी हमारे पास OSI मॉडल भी है, हमारे पास TCP/IP मॉडल भी है, हमारे पास एप्पल टॉक भी है, हमारे पास नोवल नेटवेयर भी है, नोवल नेटवेयर भी है। फिर हम पढ़ेंगे
कि इन दोनों ने अपने आप को अबंडन कर दिया, रोक दिया, इस्तेमाल अपना बंद कर दिया, और इन्होंने कहा कि जी हम भी टीसीपी/आईपी को यूज करेंगे। तो यूं 4 से ये 2 हो गए, क्योंकि 2 ने अपने अपने आप को विड्रॉ कर लिया इन अदर वर्ड्स। तो यूं हमारे पे पीछे रह जाते हैं 2। अब इन 2 में से कौन सा इस्तेमाल हो रहा है? मैंने आपको बताया कि पूरा इंटरनेट जो है वो यूज कर रहा है टीसीपी/आईपी। लेकिन आपका सवाल ये नहीं है, आपका सवाल ये है कि क्यों। तो मेरा जवाब इसका भी ये है कि जब हमने कंप्यूटर्स के साथ अपनी दोस्ती बनाई, यानी कि आगाज किया कि हमारा फाइल वर्क जो है वो कागजों से उठ के कंप्यूटर पे चला जाए, ऐसे ही है ना। तो हुआ ये कि उस वक्त हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम्स में ही नेटवर्क का पैच नहीं होता था, यानी कि कोई भी इनमें से मॉडल इंप्लीमेंटेड नहीं होता था हमारे ओएस में। कोई, इसको मैं कह सकता हूं कि नेटवर्क का पैच या सॉफ्टवेयर नहीं होता था। तो अगर आपने नेटवर्क के साथ उसको कनेक्ट, अगर अगर आपने उसको नेटवर्क से कनेक्ट करना है, तो ये पहले पैच अपनी, जैसे अभी भी हम कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लेते हैं ना, जैसे मिसाल के तौर जूम है, तो मैं जूम क्लाइंट इंस्टॉल कर लेता हूं। अगर मुझे वेब से कनेक्ट होना आता है तो मैं कोई भी वेब ब्राउजर इंस्टॉल कर लेता हूं, इसके मतलब मैं कुछ इंस्टॉल कर लेता हूं। तो यहां भी हम कोई नेटवर्क पैच इंस्टॉल करते थे, जिसकी मदद से फिर हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम, चाहे वो विंडोज हो, चाहे वो लिनक्स हो, चाहे वो यूनिक्स हो, चाहे वो सोलारिस हो, वो नेटवर्क से कनेक्ट करने की सलाहियत हासिल कर लेता था। लेकिन वक्त के साथ लोगों ने ये अंदाजा किया, और पूरी ठीक अंदाजा किया, कि अब सबको जरूरत है। तो जब सबको जरूरत है, तो क्यों फिर हम ये करें कि नहीं जी, कोई जब इस्तेमाल करने लगे तो ये पैच इंस्टॉल करे। भाई एवरीवन इज यूजिंग इट। तो ऑपरेटिंग सिस्टम में सबसे उस वक्त और आज भी सबसे इंपॉर्टेंट जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो यूनिक्स, नो डाउट। आल्दो के वक्त के साथ साथ विंडोज ने अपनी अच्छी कारकर्दगी दिखाई, लेकिन 36, और लेकिन इसमें उसको 35 साल से ज्यादा लगे। और जब आप, अगर आपके पेरेंट्स भी कंप्यूटर्स के साथ उनका तल्लक रहा है, क्योंकि बास जनरेशन है कि जिनमें दूसरी जनरेशन आ चुकी है कंप्यूटर के साथ, तो उनसे आप पूछ सकते हैं कि विंडो वाज हाईली, दो मसला है, एक तो ये हाईली अनस्टेबल थी, और नंबर 2 विंडोज में मसला ये था कि बड़ी जल्दी जल्दी ये चेंज हो रही थी। ये जी विंडो 3.1 है, ये विंडो 95 है, ये विंडो 98 है, ये विंडो 2000 है, ये विंडो मी है, ये विंडो एक्सपी है। मतलब हर साल 2 साल के बाद, क्यों? क्योंकि इतने मसाइल होते थे। मतलब अगर चले छोटा मोटा मसला हो तो ऑपरेटिंग सिस्टम वाले उसका पैच दे देते हैं कि जी ये स्टेबल हो गया है, ये मसला रिजॉल्व हो गया है। लेकिन इतने मसाइल होते थे कि वो पूरे के पूरे को अबंडन कर जाते थे और एक नया वर्जन लाके आपके सामने पेश करते थे कि जी अब ये ले लो। और सबसे बड़ा जो विंडोज का हल होता था वो ये होता था, रिबूट कर लो। लेकिन नेटवर्क में आपको पता है कि जब डिवाइसेस लगे होते हैं, तो ये कहीं भी सोल्यूशन नहीं हो सकता कि आप दिन में 6 दफा कंप्यूटर को कहें हम आप वो बूट करते हैं। आप कहेंगे क्यों नहीं है पॉसिबल, भाई बटन तो प्रेस करना होता है। नहीं, नेटवर्क्स में आपके साथ में भी थाउजेंड ऑफ लोग कनेक्टेड हैं। तो आप किस तरह 6 दफा अपने कंप्यूटर को रिबूट दे सकते हैं कि वो लोग कहेंगे पता नहीं क्या हो गया, हमारा कनेक्शन टूट गया है। तो इसलिए जैसे मैंने कहा, यूनिक्स वाज द मोस्ट, इज एंड वाज, आज भी यूनिक्स है। तो यूनिक्स ने सबसे पहले ओएस, इसको टीसीपी/आईपी को अपने ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर एम्बेड कर दिया। तो सारे ही जो नेटवर्क के साथ लोग थे वो यूनिक्स में थे, तो इन्हें यूनिक्स ने फ्री में वो चीज दे दी। तो वो अलामी तौर पे इसका मतलब जिसने भी यूनिक्स के कंप्यूटर के साथ कनेक्ट होना था उसको भी फिर ये मजबूर हुआ कि भाई वो भी टीसीपी/आईपी यूज करे। यूं हम कहते हैं कि टीसीपी/आईपी मॉडल जो है ये डिफेक्टो स्टैंडर्ड बन गया, यानी एवरीवन हैव टू फॉलो। तो इस वजह से एक रीजन तो ये है। दूसरा रीजन ये है कि जो हमारा ये टीसीपी/आईपी मॉडल है, ये बिल्कुल उसी तरह बना है जैसे कि आप अपनी रिसर्च एफआईपी की करते हैं। मिसाल के तौर पे आप क्या करते हैं एफआईपी में, अगर सीनियर यहाँ पे मौजूद है और मैं इनसे पूछूं कि क्या आप 2 मॉडल में आपके सामने रखता हूं, आप कौन सा मॉडल इस्तेमाल करते हो? एक मॉडल ये है कि पहले थीसिस लिख लो, और फिर उस थीसिस में जो कुछ लिखा है उसको इम्प्लीमेंट कर लो, और अपने टीचर को दिखा दो कि जी देखो मैंने ये काम कर लिया है। दूसरा तरीका यह है कि आप पहले उस चीजों को इम्प्लीमेंट करो, जब वो हो जाए
तो फिर उसको राइट अप में ले आओ और उसको थीसिस का नाम दे दो। कौन सा तरीका इस्तेमाल करते हो? दूसरा। आराम से आपने कह दिया दूसरा ट्रू है, क्योंकि जब आप कोई चीज आपने की नहीं होती तो आप उसके बारे में नहीं लिख सकते। जब आप कर लेते हैं तो आपको उसका आज, जैसे कल आपने जो कुछ किया, अगर मैं आपको अभी कहूँ कि जी मुझे कागज पे लिख कर दे दो, यू कैन इजिली राइट। लेकिन अगर मैं आपको पहले कहता कि लिख लो और फिर हम करते हैं, तो मे भी उनमें कई चीजें आपको मिस हो जाती हैं। तो इन दोनों में भी ये फर्क था कि टीसीपी/आईपी मॉडल पहले लोगों ने इंप्लीमेंट किया, और जब इंप्लीमेंट हो गया तो उसको डॉक्यूमेंट कर दिया। अब वो डॉक्यूमेंट जो है, अब इसका मतलब है कि दैट इज ए वेरी एक्यूरेट डॉक्यूमेंट। अब उसके बाद अगर आफाक उस डॉक्यूमेंट को पढ़ता है तो उसको कोई मसला नहीं होता। सिर्फ पढ़ता नहीं है, इंप्लीमेंट करता है तो उसको कोई मसला नहीं होता, या उसको इंप्रूव करता है तो उसको कोई मसला नहीं होता। लेकिन ओएसआई वालों ने ये किया कि पहले उसको डॉक्यूमेंट कर लिया और फिर उसको वो किया, इसलिए वो डॉक्यूमेंट हर बंदे को सूट नहीं करती। तो दे वर द फ्यू रीजन बिकॉज ऑफ विच टीसीपी/आईपी मॉडल जो है दैट बिकम द डिफेक्टो स्टैंडर्ड। डिफेक्टो तो समझते हैं ना? स्टैंडर्ड दो किस्म के होते हैं, एक डिफेक्टो, एक डिज्योर। डिज्योर का मतलब होता है कि आप पे थोप दिया जाए, यानी कि कल मिसाल तो पे पाकिस्तान की नेशनल असेंबली एक रूल बना दे और कहे जी एवरीवन हैव टू फॉलो। मिसाल के तौर पे रूल ये बना दे कि दिन को सारी कौम सोएगी और रात को सारी कौम जाग के काम करेगी। ये हमारा एक एक रूल बन गया कि अब ड्यूटी टाइम जो है मिसाल के तौर पे रात के 10 बजे शुरू होंगी, सुबह 6 बजे खत्म हो जाएंगी, और 6 बजे लोग अपने घरों को चले जाएं। तब दैट इज नॉट ए डिफेक्टो, दैट इज बाय रूल, बाय लॉ, दैट इज बिकॉज डिज्योर। तो अगर और इवन अमेरिकन गवर्नमेंट ने ओएसआई को डिज्योर करने की कोशिश भी की कि रूल बना देते हैं कि एवरीवन नीड टू फॉलो, अगर नेटवर्क में जाना है तो ये यूज करो, लेकिन वो फिर भी कामयाब नहीं हुए। लेकिन यूनिक्स की मेजर रीजन की वजह से जहां जहां भी नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम थे, उन्होंने अपने आप को, यानी ऑपरेटिंग सिस्टम जो एनओएस बने, ओएस से एनओएस बने, यानी नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम बने। तो यूं वो हर एक कंपनी जो उसके यूनिक्स के बाद आई, चाहे वो लिनक्स आई, चाहे वो सोलारिस आई, चाहे वो विंडोज आई, चाहे वो मैक आई, दे हैव टू फॉलो द सेम। अब क्लियर हो गया? आज तो अहमद भी आ गया। ओके जी, तो स्टार्ट करते हैं अपने आपके सवालों के मुख्तलिफ जवाब देने के बाद। लेकिन मैं ब्रीफ कर दूं कि कल हमने एक बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ा, और इंटरेस्टिंग टॉपिक ये था कि हमने एक सबसे पहले तो दो स्विचेस लिए, एक स्विच 1 और एक स्विच 2। एक स्विच 2 हमने क्या किया कि हमने यहां पे एक या दो डिवाइसेस इधर भी लगा लिए और इधर भी लगा लिए। अब यहां पे हमने अपने लैपटॉप्स अहमद लगा लिए, यहां पे हमने अपने लैपटॉप्स लगा दिए। माइट बी आई मे कॉल L1 लैपटॉप नंबर 1, लैपटॉप नंबर 2, लैपटॉप नंबर 3, लैपटॉप नंबर 4। अब हम चाहते हैं कि लैपटॉप 1 लैपटॉप 3 से या 4 से भी बात, इसलिए हमने इसलिए हमने एक केबल इनके दरमियान में भी लगा दी। फिर हमने क्या किया कि हमने ये किया कि यहां से हमने L1 से L2 को पिंग किया। तो अगर हम इसके लिए हमने क्या किया, हमने कल सीखा कि इनको आईपी एड्रेसेस कैसे दिए जाते हैं। तो हमने मिसाल के तौर पे L1 को आईपी दे दिया था 192.168.1.1। हमने L2 को दे दिया 192.168.1.2। हमने L3 को दे दिया 192.168.1.3, और इसको दे दिया 192.168.1.4। ठीक है आरएस? अब हमने क्या किया, इस एड्रेस की मदद से हमने L1 से बैठ के L2 को पिंग किया। अगर ये पिंग नहीं हुआ तो पता चला, क्योंकि हमें इसलिए हमें पता चला कि इस स्विच के ऊपर जो लाइट थी वो येलो थी, इसका मतलब कनेक्टिविटी तो है, कनेक्टिविटी तो है। तो फिर हमें हुआ कि अच्छा L2 में कोई फायरवॉल इसको ब्लॉक कर रही है। हमने देखा कि अगर फायरवॉल इसको ब्लॉक कर रही है तो दो तरीके हो सकते हैं, या तो हम इस फायरवॉल को ही डिसेबल कर दें, जान ही छुड़ा लें इससे। लेकिन इसकी एग्जांपल मैंने ये दी कि जैसे मिसाल के तौर पे आपका भाई जो है वो रात को लेट आता है,
9 बजे आता है, 10 बजे आता है, चले तरावी पढ़ के आता है, और आप उस वक्त क्या करते हो? वो कहता है कि जी मैं आता हूं और दरवाजे को मैं खटखटाता रहता हूं, कोई खोलता नहीं है। आपने सारे दरवाजे लॉक किए होते हैं। अब हुआ क्या कि एक तरीका तो ये कि आपने मसला नहीं भाई, मैं सारे के दरवाजे रात को खोल के सो जाऊंगी, आप आराम से आ जाना। लेकिन इसका मतलब यह है कि वो तो आ जाएगा, लेकिन उससे पहले कोई और आ गया तो मसला हो जाएगा। इसका मतलब है कि अगर आपने फायरवॉल को डिसेबल कर दिया, इसका मतलब आपने सारे दरवाजे खोल दिए, आपने फायरवॉल को बिठा दिया। अब कोई भी आप पे अटैक करना चाहे वो आराम से करे। तो हमने कहा नहीं, ये वाला मसला हम नहीं करना चाहते, हम फायरवॉल को डिसेबल नहीं करना चाहते। इसलिए हमने कहा कि हम फायरवॉल में एक रूल ऐड कर देंगे जो कि हमारी ट्रैफिक को सिर्फ आने देगा। इसकी एग्जांपल मैंने ये दी थी कि मिसाल के तौर पे जो अफाक है वो अपने भाई को, वहाज को एक चाबी दे देता है कि भाई ये चाबी ले जाओ साथ, रात को जब आओ तो ताला खोल के अंदर आ जाना, किसी को तंग मत करो। तो इसका मतलब कि आपकी बाकी सिक्योरिटी उसी तरह इंटैक्ट रही, सिक्योरिटी को तो मसला नहीं हुआ ना। अब कोई और आपके घर के अंदर आने चाहे तो वो देखेगा ताले लगे हुए हैं, सब कुछ बंद, वो तैयार है, मतलब कोई भी नहीं आ सकता। लेकिन भाई को आपने एक इजाजत दे दी, तो यहां भी हमने उस भाई का नाम रखा हुआ है आईसीएमपी, क्योंकि हम पिंग कर रहे हैं। तो पिंग के लिए जो प्रोटोकॉल इस्तेमाल हुआ, दैट वाज नेम्ड, विच इज नेम्ड एज आईसीएमपी। तो हमने एक रूल ऐड कर दिया फायरवॉल में, रिसीवर के फायरवॉल में, रिसीवर के यानी डेस्टिनेशन की फायरवॉल में हमने एक रूल ऐड कर दिया कि जब भी तुम्हें आईसीएमपी का पैकेट आए, जाने दो, मत रोको। और ये एग्जांपल मैंने कल आपको यहां करके भी दिखाई कि मिसाल के तौर पे मैं यूटी को पिंग करता हूं तो जवाब नहीं आता, लेकिन यूटी जिंदा है। यानी से दो बातें सामने आती हैं, या तो यूटी फोत हो गया है ही नहीं, मशीन डेड है। लेकिन हम जब उसको यूआरएल पे जाके करते हैं तो हमें यूटी पिशावर डॉट यू डॉट पी के नजर आ जाता है, इसका मतलब वो बंद नहीं है। इसका मतलब है कि उसने फिर हमें फायरवॉल में रोका हुआ है। तो हम फायरवॉल में जाके अगर ये रूल डाल देंगे नहीं जी आईसीपी को छोड़ दो, इससे कोई तकलीफ नहीं होगी, तो हमने फिर देखा कि हाँ वाकई ये ट्रैफिक जा रही है। ठीक है। अब इसके अलावा हमने ये भी कल किया कि अगर हम मशल से पूछें कि मशल यहां पे भी हमें एक केबल चाहिए जिसको हम पैच केबल कहते हैं, और यहां भी हमें एक केबल चाहिए, क्या ये दोनों एक ही केबल है? तो हमें मशल ने कहा नहीं। आप क्या कहना चाहेंगे, क्या फर्क है? सर एक लैपटॉप के साथ करते हैं तो एक क्रॉस ओवर केबिलिटी इसका मतलब है कि जो सिमिलर डिवाइसेस के दरमियान में लगती है वो क्रॉस ओवर केबल होती है, वो क्रॉस ओवर केबल होती है। और जो डिसिमिलर यानी कि लैपटॉप को स्विच से कनेक्ट करती है वो स्ट्रेट केबल होती है, स्ट्रेट थ्रू केबल होती है। तो इसका मतलब है कि हमें हमारे टास्क में ये भी शामिल हो गया कि हम सबसे पहले ये स्ट्रेट केबल और क्रॉस केबल तो बनाएं। तो कल हमने ये स्ट्रेट केबल और क्रॉस केबल्स भी बनाई। ठीक है। अच्छा, अब आपने कैसे बनाई, दोनों में फर्क क्या है? तो मैंने कल आपको आप ही के ग्रुप के ऊपर, इफ आई रिमेंबर करेक्टली, तो मैंने एक अदद ये पिक्चर आपके साथ शेयर की कि अगर आप अपने RJ45 कनेक्टर के अंदर, अगर आप अपने RJ45 कनेक्टर में जो 8 पिन हैं उसमें ये कलर मैचिंग इस्तेमाल करें, ये कलर मैचिंग इस्तेमाल करें। जी, तो अगर ये आपका RJ45 कनेक्टर है, अगर आप इसमें 1 से 8 तक ये कलर मैचिंग इस्तेमाल करें और दोनों साइड में एक ही कलर मैचिंग रखें तो इसको हम कहेंगे स्ट्रेट केबल है। और अगर आप एक में ए वाला इस्तेमाल करें, एक एंड पे ए और दूसरे एंड पे बी, तो इसको हम कहेंगे ये क्रॉस केबल है। इसके लिए जो इक्विपमेंट हमने इस्तेमाल किया वो भी मैं आपके सामने शेयर कर दूं। एक आपने इस्तेमाल किया इस पर्पस के लिए, लेडीज एंड जेंटलमैन, सॉरी ये पिक्चर है, ओके। हमने जो इस्तेमाल किया वो एक तो कटर था जिससे हमने अपनी मर्जी के मुताबिक, जैसे ये हमारी मर्जी के मुताबिक हमने ये ले ली। तो ओके, तो हमने बात की कि जनाब हमें एक, हमने कौन कौन सा इक्विपमेंट इस्तेमाल किया, हम इसकी बात कर रहे थे। तो हमने कहा कि जनाब आप इस्तेमाल कर रहे थे नंबर 1 कटर, अपनी मर्जी के मुताबिक उसको काटने के लिए। नंबर 2 हमने कहा कि जी अब इसके ऊपर से हमने पिने जो इंसुलेशन है वो रिमूव करनी है, तो उसके लिए हमने क्या इस्तेमाल किया,
क्लैंप नहीं, कहाँ, वायर क्लैंप पर। फिर उसके बाद हमने इस्तेमाल किया स्ट्रिपर, स्ट्रिप किया था हमने, स्ट्रिपर भी उसको कहते हैं। फिर उसके बाद हमने किया क्रैंपिंग टूल, क्रैंपिंग टूल भी इस्तेमाल किया। और इसके अलावा हमने इस्तेमाल किया मीटर, केबल, केबल टेस्टर। तो हमने ये चीजें कल, और लाजमी तौर पे हमने RJ45 कनेक्टर्स भी इस्तेमाल किए, ये RJ45 कनेक्टर्स। तो इन चीजों, 5 चीजों को इस्तेमाल करके हमने ये स्ट्रेट और क्रॉस केबल बनाई। क्लियर हो गया? आज आप इस नेटवर्क में और क्या एक चीज ऐड करोगे, आज आप इसमें ये ऐड करोगे कि आप इनमें से किसी एक लैपटॉप पे, मिसाल के तौर पे, आप कोई अपना कोई भी फोल्डर शेयर कर दोगे कि जनाब मिसाल के तौर पे ITN के लेक्चर्स हैं, आप वो अपने दोस्त को देना चाहते हैं, तो आप इधर इनको शेयर कर देंगे और आपका दोस्त उनको को सर्च करके वहां से कॉपी कर लेगा। या आपका दोस्त जो है इस तरह भी करेंगे, और ये भी करेंगे कि आपका लैपटॉप और दूसरे लैपटॉप को हम डायरेक्टली L1 और L2 को बगैर स्विच के हम एक क्रॉस केबल के जरिए जोड़ देंगे, और हमने वही L2 के अंदर कोई फोल्डर हमने, चाहे वो 10 MB का है कि 100 MB का है कि 1000 MB का है, वो हम यहाँ पे शेयर कर देंगे और L1 को कहेंगे उठा लो। तो हम ये L1 और L2 अगर डायरेक्ट कनेक्ट हो सकते हैं लाइक क्लास और केबल, तो हम बीच में स्विच क्यों यूज करते हैं? अच्छा क्वेश्चन देखें क्या किया, कि क्वेश्चन ये किया गया कि जनाब अगर हम L1 और L2 को डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हैं तो फिर स्विच की क्या जरूरत। तो आसान जवाब ये है कि स्विच से आप, मिसाल के तौर पे आपके यूटी में 10,000 लोग आपस में इंटरकनेक्टेड हैं, तो फिर तो हमें हर एक के साथ एक एक तार अपनी लगा के कहते अब आओ तुमसे बात करता हूं। तो इसलिए नेटवर्क का मतलब होता है कि मैक्सिमम रिसोर्सेज को आप इकट्ठा कर दें। मिसाल के तौर पे उसी नेटवर्क के साथ आपके प्रिंटर्स भी लगे हुए हैं, आपके प्लॉटर्स भी लगे हुए हैं, आपके फाइल सर्वर्स भी लगे हुए हैं, आपके वेब सर्वर्स भी लगे हुए हैं, आपके ईमेल सर्वर्स भी लगे हुए हैं। तो ये मुमकिन नहीं है कि हर एक के साथ एक तार, ये एक टेम्परेरी सोल्यूशन है। जैसे कि व्हाट्स योर नेम, हमजा ने किया हुआ है कि उसने ये अपने पास एक छोटी सी केबल रख ली, अब वो इस केबल के जरिए इजिली किसी भी दूसरे पीसी के साथ ऑन द फ्लो, ऑन द मूव, वो चीजें, जैसे कि यूएसबी जे में रख ली हुई, ये आपकी यूएसबी है, और यूएसबी से ज्यादा पावरफुल यूएसबी है। मैं इसको यूएसबी नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूं लाइक यूएसबी। है कल ये ना कोई कह दे तार उठा के आ जाए कि जी ये यूएसबी है। क्लियर हो गया? तो ये रीजन है कि आपने मल्टीपल डिवाइसेस को कनेक्ट करना होता है, आपने एक दो को नहीं करना होता, आपने 1000 को करना होता है, देन 1000 कांट वर्क लाइक दिस। गॉट इट? सर क्या इसमें हम चीटिंग कर सकते हैं एक दूसरे के साथ? चैटिंग कर सकते हैं, हाँ, एप्लीकेशन पे डिपेंड करता है वो तो ना, कि अगर आप एप्लीकेशन यहाँ पे डेवलप कर लें जो कि लैन में आपको चैट करवाए। जब आप, सिंपल इज दिस, जब आपने दो कंप्यूटर के दरमियान में पिंग पैकेट भेज दिए तो वो भी तो पैकेट है। अब आप कोई भी पैकेट भेजें, चाहे वीडियो का भेजें चाहे ऑडियो का भेजें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्लियर हो गया? तो आप, अब आपने आखिरी जो हमारा कुछ पीरियड होगा छोटा सा, उसमें आप लोगों ने ये टास्क एकम्प्लिश करना है इंशाल्लाह। अब तो कोई क्वेश्चन नहीं है? नहीं तो आगे चलते हैं जी। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, हमारा जो टॉपिक है उसका नाम है प्रोटोकॉल्स एंड मॉडल्स। तो सबसे पहले तो मैं ये एक्सप्लेन करना चाहता हूं और आप समझना भी चाहेंगे कि प्रोटोकॉल कहते किसे हैं। हमेशा हम नेटवर्क्स में काम करते हैं, अलतो कि हम अपने दूसरी लाइफ में भी, यानी जनरल लाइफ में भी हम प्रोटोकॉल की बात करते हैं। हम कहते हैं कि जी मिसाल के तौर पे आईजी साहब गुजर रहे हुए हैं, हाई कोर्ट के जस्टिस साहब गुजर रहे हैं, उनका प्रोटोकॉल है। तो हम वहां भी ये टर्म इस्तेमाल करते हैं, लेकिन यहाँ पे हम टेक्निकल पर्सपेक्टिव से प्रोटोकॉल की बात करेंगे। फिर हम प्रोटोकॉल को मॉडल्स की बात करेंगे, और आपने एक सवाल नहीं पूछा, हम उसका जवाब भी देंगे कि आखिर ये लेयर्स हैं क्या। जैसे भी मैंने कहा जी लेयर 1 डिवाइस है, लेयर 2 डिवाइस है, तो ये लेयर्स हैं क्या, क्यों बनाई, जरूरत क्या थी। तो इन सारे सवालों के जवाब आपको यहां से मिलेंगे। तो यानी कि ट्रूली फंडामेंटल्स आपको इस चैप्टर से आगाज हो रहा है। क्लियर? ओके।
तो लेडीज एंड जेंटलमैन, अगर हम अपने ऑब्जेक्टिव्स देखें तो पहला ऑब्जेक्टिव हमें क्या कहा जा रहा है कि समझो कि रूल किसे कहते हैं। फिर रूल के बाद हम समझना चाहेंगे कि रूल्स ऑफ कम्युनिकेशन किसे कहते हैं, रूल्स ऑफ कम्युनिकेशन किसे कहते हैं। फिर हम देखना चाहेंगे कि इन रूल्स ऑफ कम्युनिकेशन को ही प्रोटोकॉल कहते हैं, प्रोटोकॉल कहते हैं। फिर मल्टीपल प्रोटोकॉल जब आप इकट्ठे कर लें, तौर पे जब एक कम्युनिकेशन है, अभी हम देखेंगे कि दैट इज नॉट ए वेरी सिंपल टास्क, it is a quite complex task, so we will have numerous protocols working together। जैसे मिसाल के तौर पे, चलिए छोटी सी मिसाल ले लेते हैं। आप पाकिस्तान से बाहर स्टडी के लिए जाना चाहते हैं, तो अब आपके क्या प्रोसेस होगा? आपको कहा जाए पहले अपना एनआईसी बनाओ, तो एक प्रोटोकॉल ने एनआईसी बना दिया। फिर कहा गया एनआईसी बन गया है, चलो आप अपना पासपोर्ट बनाओ, पासपोर्ट बन गया। तो इसके अंदर भी बहुत सी चीजें होंगी, लेकिन अभी मैं उनको डिस्कस नहीं कर रहा। आपने ले अपना पासपोर्ट ले लिया, आपको कहा जाए जी आप वीजे के लिए जाओ, एम्बेसी जाओ। एम्बेसी गए तो उसने आपको वीजा लगा दिया, अब भी बात पूरी नहीं हुई। उसके बाद आप ट्रैवल एजेंट के पास गए और आपने टिकट लिया, टिकट लेने से भी बात पूरी नहीं हुई, आप नहीं पहुंचे अपनी डेस्टिनेशन पे। आपको कहा गया इस तारीख पे और इस दिन पे एयरपोर्ट पे पहुंच जाना। जब आप एयरपोर्ट पे पहुंचे तो वहां पे फिर मल्टीपल प्रोटोकॉल्स थे। मिसाल के तौर एक प्रोटोकॉल ने कहा कि जी अपना सामान मुझे दे दो, पहले चेक करवाओ, फिर मुझे दे दो, तुम बेगम हो जाओ। ऐसा ही होता है ना। फिर जो हैंड लगेज है वो लेकर साथ लेकर चले जाओ। फिर आपको वहां बताया जाएगा, हमारा पिशावर एयरपोर्ट तो बहुत छोटा है, लेकिन जो दुनिया के बड़े एयरपोर्ट्स हैं उनमें मल्टीपल टर्मिनल्स होते हैं, और बाज़ औक़ात उन टर्मिनल्स पे आप पैदल नहीं जा सकते, ट्रेन आपको लेकर जाती है। तो आप मिसाल के टर्मिनल 1 से टर्मिनल 2 पे जा रहे हैं, तो इसका मतलब आपको प्रोटोकॉल कहेगा कि जाओ फलानी ट्रेन में बैठो और वो आपको टर्मिनल 2 पे उतारेगी। टर्मिनल 2 पे हो सकता है 22 गेट्स हो, तो किस गेट पे आपने जाना है? अगेन प्रोटोकॉल आपको बताएगा कि जी गेट नंबर 12 पे चले जाओ, तो आप गेट नंबर 12 पे जाके खड़े हो जाएंगे। गेट नंबर 12 पे फिर जहां पहुंचोगे आ जाएगा कि जनाब जो बिजनेस वाले हैं वो आ जाएं, जो इकोनॉमी वाले हैं वो वेट करें। जो ही आप वेट करने में खड़े हो गए, जब इकोनॉमी की नंबर आएगा तो आपको कहा जाए चलो जी क्यू अप हो जाओ। जब आप जहाज में अंदर पहुंचे तो कहा जाएगा कि आपकी सीट आगे नहीं है, पीछे है। तो पीछे भी ये आप लेफ्ट पे, मिडल पे या राइट पे आपकी सीट आ रही है। कहने का मतलब है कि सारे काम, फिर उसके बाद डेफिनेटली और काम भी होंगे, लेकिन आपको नजर आ रहा है कि ये काम इवन आपने, एक सिंपल टास्क है कि आपने मिसाल के तौर पे यूके लैंड करना है, आपने मिसाल के तौर पे मैड्रिड लैंड करना चाह रहे हैं, तो सिंपल टास्क है। आप बार्सिलोना लैंड करना चाह रहे हैं, सिंपल टास्क है। इसके लिए भी मल्टीपल प्रोटोकॉल्स हैं। तो हम ये प्रूव करेंगे कम्युनिकेशन तो एक कम्प्लेक्स टास्क है, वो कैसे एक प्रोटोकॉल कर सकता है। तो इसका मतलब क्या है, जब मल्टीपल प्रोटोकॉल्स को आप इकट्ठा कर लेते हैं तो इसको हम कहते हैं प्रोटोकॉल सूट। क्या कहते हैं? प्रोटोकॉल सूट। जब प्रोटोकॉल सूट आता है तो फिर हम पढ़ेंगे कितने किस्म के टाइप्स ऑफ प्रोटोकॉल सूट्स हैं। तो मैंने अभी बताया था कि 4: ओएसआई, टीसीपी, टीसीपी/आईपी, देन नोवल नेटवर्क एंड द एपल्टा। फिर हम वहां पे जाके ये पढ़ेंगे कि जी ये दोनों ने अपने आप को छोड़ दिया, बाकी क्या है, ये रहे, यानी टीसीपी/आईपी रहा और एसआई रहा। फिर हम देखेंगे कि जी यूज कौन सा हो रहा है, ये हो रहा है। फिर हम अपनी जिंदगी को इसकी तरफ राग़िब कर देंगे। क्लियर अहमद? फिर हम बात करेंगे अबाउट दी कि लाजमी तौर पे ये प्रोटोकॉल, क्या हर कोई अपने लिए अपने अपने प्रोटोकॉल बना लेता है? द आंसर इज नहीं। अगर हर कोई अपने लिए अलग अलग प्रोटोकॉल बनाता तो ये जो मैंने अभी आपको इवन एयर ट्रैवल की एग्जांपल दी, फिर ये वाला मेथड शायद पाकिस्तान में चलता, लेकिन लेट करें कि ये यूके में ना चलता, लेकिन ये मेथड तो हर जगह चलता है। जब हर जगह चलता है तो इसका मतलब ये स्टैंडर्ड है, और अगर ये स्टैंडर्ड है तो इसका मतलब किसी बॉडी ने ये बनाया है। तो इसका मतलब है कि स्टैंडर्डाइजेशन बॉडीज होंगी जो या स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन होंगी जो ये प्रोटोकॉल्स हमारे लिए बनाएंगी, हमारे लिए बनाती हैं। जैसे मिसाल के तौर पे आप कहेंगे कौन सी स्टैंडर्डाइजेशन बॉडी है जी, तो मेरा आसान सा जवाब होगा हैव यू हर्ड द नेम ऑफ IEEE? आप कहेंगे यस।
मैं कहूंगा हैव यू हर्ड द नेम ऑफ IETF, आप कहेंगे यस। मैं कहूंगा हैव यू हर्ड द नेम ऑफ ITU, आप कहेंगे यस। मैं कहूंगा हैव यू हर्ड द नेम ऑफ EIA TIA, आप कहेंगे यस। कहेंगे कि नहीं? इनमें से किसी के बारे में भी आपको आइडिया है? मशल, कल आपने यूज किया है EIA TIA? अगर आप ये कल कल वाला आपने इसको देखें, इसलिए मैंने आपसे पूछा कि आपने थोड़ी सी तवज्जो मुझे दी। देखें, अगर इसको आप देखें तो इसके ऊपर क्या लिखा हुआ है? TIA/EIA 568A। भैया अगर ये कलर्स आपने यूं इस्तेमाल किए तो क्यों किए? क्योंकि इस बॉडी ने हमें ये रूल बना के दे दिया कि जनाब अगर आपने आपस में इंटरकनेक्ट होना है, केबल बनानी है, चाहे स्ट्रेट बनानी है चाहे क्रॉस बनानी है, तो ये रूल अपनाओ। तो आप देखिए, ना सिर्फ आपने ये रूल माना, बल्कि केबल बनाने वाले ने भी ये रूल माना। फिर आप गुलाजी में जाके हर दुकान से केबल का एक एक पीस खरीद लो आज, हर एक के अंदर यही 4 कलर हैं। ये नहीं है कि ये किसी ने ब्लैक बना दी है, किसी ने रेड डाल दी है, किसी ने येलो डाल दी है। नहीं, ऑल ऑफ देम आर यूजिंग द सेम कलर्स, ग्रीन, ऑरेंज, ब्लू एंड ब्राउन। Why it is like this? Because it has been dictated by the standard organizations. And one of the organization is EIA, TIA. और इसके इनके ने जो स्टैंडर्ड दिया 568A, 568B। फिर भी मशल कहती है मैं EIA TIA को नहीं जानती। अब समझ आ गई ना? तो इसी तरह मिसाल के तौर पे कल आपने इथरनेट नेटवर्क बनाया, तो अब उसका स्टैंडर्ड किसने बनाया? IEEE ने। उस स्टैंडर्ड का नाम क्या है? 802.3। 802.3। इसी तरह आप सुबह अभी आए यहां पढ़ने के लिए, और आए और आपको इंटरनेट मिल गया, दैट्स गुड। आप आए और आपको इंटरनेट मिल गया, इसका मतलब कि अगेन कोई स्टैंडर्ड था कि जो आता है कनेक्ट हो जाता है। अगर हर एक का अपना अपना स्टैंडर्ड होता और हमारा उन सबसे अलग होता, तो फिर हम एक दूसरे से कम्युनिकेट ना कर सकते। तो इसलिए हमने IEEE ने हमें एक और स्टैंडर्ड दे दिया, 802.11। इसी तरह आफिया कहती है कि जी मैं जहां भी अपना USB लगाती हूं काम करती है। भाई क्या आप सबने एक ही दुकान से खरीदी है? द आंसर इज नो। क्या आपने एक ही शहर से खरीदी है? द आंसर इज नो। क्या आपने एक ही मुल्क से खरीदी है? आंसर इज नो। ऐसा ही है ना? सो अगर ये आंसर है, उसका मतलब कि सबने एक ही स्टैंडर्ड यूज किया है, एंड दैट स्टैंडर्ड इज अगेन गिवन बाय IEEE, एंड दैट इज 802.15। 802.15। अब आपको समझ आ रही है कि स्टैंडर्ड्स की क्या वैल्यू है, क्या मकसद है। जी ये वायर बनाना इतना मुश्किल तो नहीं है ना, ना इतना महंगा होगा, तो हम यूएसबी क्यों लेते हैं, ये वायर क्यों नहीं लेते हैं? यूएसबी में तो ये भी होता है कि मतलब डिफरेंट डिवाइसेस में कनेक्ट करो तो वो वायरस भी आ जाता है, उसमें फॉर्मेट भी हो सकती है। हम ये वायर क्यों यूज नहीं करते हैं, मतलब ये लेते क्यों नहीं है? इसमें कोई ऐसा वो नहीं, एक टेक्नोलॉजी आपको मार्केट देती है, और वो आपको ये बताने की कोशिश करती है कि जी इसमें कोई आपको टेक्निकल स्किल की जरूरत नहीं है। मैंने तो आपको कहा कि जब ये यूएसबीज नहीं थी, तो हम लोग अपने जैसे बैग में, आप लोग अपने बैग घुमा रहे हो तो इसमें हम एक छोटी सी 2 फीट की 3 फीट की क्रॉस केबल अपने पास रखते थे, क्योंकि हमें पता होता था, स्पेशली स्पेशली जब मैं PTCL में काम कर रहा था, तो उस वक्त तो मैं ये केबल बड़ा ज्यादा इस्तेमाल भी करता था। वजह ये होती थी कि हमारे पास डेटा होता था, और वो मैं जो दूसरे कंप्यूटर में होता है जिसको बैकअप के लिए मैं इस्तेमाल करता था, वहां पे मैं शिफ्ट करता था। USB तो थी नहीं उस वक्त, तो यही सोर्स होता था कि हम इसको इस्तेमाल करें। तो अब ये आप लोगों पर डिपेंड करता है, अगर आप मिसाल के तौर पर अपनी क्लासरूम में अपने इसमें ज्यादा इस्तेमाल करना शुरू कर दें, तो लोगों का ट्रेंड बन जाएगा। यहां से तो ये चीज आती है ना, ट्रेंड। तो दैट इज दी कि लोगों का ट्रेंड क्या है। बस एक टेक्नोलॉजी को वो उठा लेते हैं तो वो चल पड़ती है। फिर देखें, जैसे अभी आपने कहा कौन सी टेक्नोलॉजी वहां इस्तेमाल हो रही है? ब्लूटूथ। अब ब्लूटूथ वालों ने ये सोचा कि जी आपको, सॉरी USB में ब्लूटूथ नहीं है, USB इवन आप ब्लूटूथ के जरिए भी काम करते हो, वो भी एक स्टैंडर्ड है, अल्दो कि वो बड़ा स्लो है।
लेकिन फायदा ये कि केबल की भी जरूरत नहीं पड़ती। तो अब ये किस्म का लोगों का रुझान होता है कि वो जिस तरफ रुझान पे चले जाएं। मिसाल के तौर पे आप कहेंगे, कह सकते हैं कि जी मैं मिसाल के तौर पे मैड्रिड गया, बार्सिलोना गया, वहां तो किसी ने भी शलवार कमीज नहीं पहनी हुई थी। क्या सलवार कमीज कोई बुरी चीज है? तो अब मेरा जवाब होगा नहीं, बुरी चीज तो नहीं है। बस ये वहां का ट्रेंड है कि वहां के लोग क्या किस किस्म का लिबास पहनते हैं। तो टेक्नोलॉजी में भी ट्रेंड होते हैं। अब ये एक ट्रेंड चल हो गया है कि जी आप एक बार यूएसबी ले लो, और उसकी शायद एक रीजन भी है जिसकी वजह से वो कामयाब है। वजह यह है कि मिसाल के तौर पे आपने अपने फ्रेंड को, मिसाल के तौर पे जूनियर मार्शल ने सीनियर मार्शल को कोई मटेरियल देना है, और वो मटेरियल लेकर जा रही है करक। तो अब यहां पे आपकी क्रॉस केबल नहीं चलेगी। उसको एक छोटे सी डिवाइस के अंदर तो आप 300 GB डाल के दे रहे हो कि अपने घर ले जाओ और अपने घर के लिए लैपटॉप में या डेस्कटॉप में ये चीज कॉपी कराना। तो इसलिए दैट वाज ए बेसिकली इंपॉर्टेंस ये थी इसकी कि आप छोटी सी चीज पॉकेट में एक पूरी हार्ड डिस्क लेके घूमते रहे। बट इजी, ये क्या ना, इजी टू कैरी है कि अगर आपने मिसाल के तौर पे कोई भी, आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में जा रहे हैं और वहां पे आपने 100 कंप्यूटर में कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है, तो आप आपकी ख्वाहिश ये नहीं होगी कि हर एक के साथ आप अपना लैपटॉप लगाएं थ्रू ए क्रॉस केबल, उस पर उसको शिफ्ट करें वहां से लगाएं। आपने यूएसबी लगा के टक करके उसमें डाला और उसको रन कर दिया, दूसरे पे ले गए, तीसरे पे ले गए, 100 कर लिया, आपने कहा ऑल डन। तो दैट्स द मेजर रीजन। क्लियर हो गया? तो जनाब हम बात कर रहे थे जी। ठीक है, ठीक है, ठीक है जी। ठीक है जी, आफिया ने क्वेश्चन ये किया कि जनाब हमारे पास, जैसे कल हमने कहा कि हमारे पास डिफरेंट कैटेगरीज की यूटीपी केबल है। मिसाल के तौर पे कैटेगरी 5, मिसाल के तौर पे कैटेगरी 5E, मिसाल के तौर पे कैटेगरी 6, मिसाल के तौर पे कैटेगरी 7 एंड सो ऑन। तो कहती है, उनका क्वेश्चन ये है कि क्या अगर मैं एक स्ट्रेट केबल बनाना चाहूं, इसी यूटीपी से कोई स्ट्रेट केबल बनाना चाहूं या क्रॉस केबल बनाना चाहूं, और केबल मेरे पास डिफरेंट टाइप की मुमकिन है, तो क्या इनका मेथड भी बदल जाएगा? तो द आंसर इज नो, द मेथड इज द सेम, ओनली व्हाट यू कैन गेट डिफरेंट। कि मिसाल के तौर पे इफ यू आर यूजिंग ए कैटेगरी 6 केबल, you are getting a speed of 1 gigabit per second, but if you are using a category 5 cable for example, you are getting 100 megabit per second। कैपेसिटी कम हो गई। हाँ, ये भी नहीं है कि अगर मिसाल के तौर पे आपका ये यहाँ पे कार्ड जो है वो 100 मेगा फास्ट इथरनेट है, इन 100 मेगाबिट पर सेकंड का कार्ड है, एनआईसी कार्ड है। यहाँ भी कार्ड जो है, यहाँ पे इवन अगर कार्ड चले 1 गीग वाला है, और यहाँ पे आप केबल लगा दें, पहली मैं एग्जांपल लेता हूँ रेड के साथ, कि ये केबल जो है ये 6 कैटेगरी की केबल है, तो ये 1 गीग सपोर्ट करती है, लेकिन ये 1 गीग सपोर्ट नहीं करता। तो इन दोनों को इसी केबल में से 100 मेगाबिट पर सेकंड पे इत्तेफाक करना पड़ेगा लाजमी तौर पे, क्योंकि इसमें 1G देने की सलाहियत ही नहीं है और 1G लेने की सलाहियत भी नहीं है। तो लेकिन इनमें तो जो 1G है उसमें तो 100 की सलाहियत है ना। जैसे मिसाल के तौर पे आपकी पॉकेट में 1000 है, तो क्या आप उससे 500 की चीज नहीं खरीद सकते? खरीद सकते हैं। लेकिन अगर आपकी जेब में 500 रुपीज हैं, तो आप 1000 की चीज खरीद नहीं सकते। इसी तरह अगर आपका ये कार्ड, यहां पे भी 1 गीग है, यहां पर भी 1 गीग है, 1 गीग है, और ये केबल आपकी 6 कैटेगरी की है, तो आपकी स्पीड जो होगी वो आपको 1 गीग मिलेगी। हाँ, अगर आपने यहाँ पे केबल ग्रीन इस्तेमाल कर दी, जो मैंने अभी बना रहा हूं, जो कि 5 कैटेगरी से बनी हुई है, तो देन यू विल बी गेटिंग एट द मोस्ट 100 मेगाबिट पर सेकेंड, बट द मेथड इज द सेम। क्लियर? ओके, तो हम इसके बाद बात करेंगे अबाउट दी डेटा इनकैप्सुलेशन। जब हम लेयर्स पढ़ लेंगे हारून, जब हम लेयर्स पढ़ लेंगे, तो फिर हम बात करेंगे इनकैप्सुलेशन। और इनकैप्सुलेशन से पहले
हम बात करेंगे हेडर्स की। किसकी बात करेंगे? हेडर्स। कि हर लेयर, हेडर क्या है? कंट्रोल इंफॉर्मेशन। कंट्रोल इंफॉर्मेशन कि हर लेयर, जब ये अभी आपने 5 लेयर देखी, हर लेयर अपनी कंट्रोल इंफॉर्मेशन ऐड करेगी, अपनी कंट्रोल इंफॉर्मेशन रीड करेगी और उसके मुताबिक एक्ट करेगी। इस इंफॉर्मेशन को क्या कहते हैं? हेडर। मिसाल के तौर पे अभी मैंने नाम लिया हारून का, इसका मतलब है कि मैं हारून से बात करना चाह रहा हूं। इसका मतलब मैं उसमें हारिस से बात नहीं करना चाह रहा, मैं आफिया से बात नहीं करना चाह रहा। इसका मतलब है कि मैंने ये लफ्ज बोलने से क्या बताया कि सोर्स एहसान है इसका और डेस्टिनेशन है हारून है। ऐसा ही है ना? तो ये चीज मुझे लाजमी तौर पे इसके पैकेट के अंदर, यहां तो हम आप एक दूसरे को सुन रहे हैं, लेकिन नेटवर्क्स में तो मे बी कि मैं यहां पे हूं, जूम अमेरिका में है, तो हम उसको इशारे करके नहीं कह सकते अमेरिका साहब ये डिलीट हो। तो हम उसमें लिखेंगे कि सोर्स जो है वो एहसान है और डेस्टिनेशन जो है वो जूम है। तो कहां पे लिखेंगे? हेडर में लिखेंगे। क्यों अहमद? नहीं है सही तो बात करें। हम आपको का सेटिस्फाई करने के बगैर नहीं छोड़ेंगे, लेकिन आप बात करेंगे तो हम आगे जा सकेंगे। अगर आप खामोशी से बैठे रहेंगे कि जी चलने दो, तो फिर बात नहीं बनेगी। और आपने ये बेसिकली आप लोग भी करते हैं, आज तक मैं भी करता हूं, एंड दैट इज इन्वेस्टमेंट। अब ये इन्वेस्टमेंट आपकी टाइम की इन्वेस्टमेंट भी हो सकती है, ये इन्वेस्टमेंट आपकी स्ट्रगल की इन्वेस्टमेंट भी हो सकती है, और ये इन्वेस्टमेंट आपकी पैसों की इन्वेस्टमेंट भी हो सकती है। तो ये प्रोफेशनल को याद रखें, ये तीनों इन्वेस्टमेंट्स करनी पड़ती हैं। मिसाल के तौर पे अभी आपको दिखा देता हूं एक छोटा सा एग्जांपल कि अगर ये आपको जस्ट दिखाने के लिए कह रहा हूं, तो ये आपकी अहमद, और इसकी रीजन भी है। जब मैंने लेट करो बीएस किया था, तो उस वक्त तो नेटवर्क का कोई आइडिया ही नहीं था। तो इसका मतलब मैंने तो नहीं पढ़ा हुआ, तो फिर मुझे कैसे आता है? इसका मतलब है कि मैंने बाद में कोई भी सोर्स इस्तेमाल करके इस चीज को लर्न किया, और इसको लर्न करने के लिए मैं स्पेशली इस्लामाबाद गया, और वहां पे मैंने एक डॉक्टर साहब के साथ क्लासेस ली, सेमेस्टर पूरा लगाया और ये सीखा। तो ये अगर आज भी अगर आप मेरी इसको देखें, तो मेरी लर्निंग के साथ साथ, सॉरी, मेरी क्लासेस के साथ साथ मेरी लर्निंग भी होनी चाहिए, और ये मेरी लर्निंग है। I'm studying about the introduction to modern AI. I'm studying about the AI security nuggets. I'm studying about the switching routing something. I'm studying about the automation. I'm interested in the generative AI. Even if you look at here, they are showing that the latest achievement which I have done are here. इसका मतलब कि जिंदगी इसी को कहते हैं कि जी यू मस्ट बी डूइंग समथिंग, लर्निंग समथिंग, इम्प्लीमेंटिंग समथिंग। ये नहीं कि बस छोड़ दो। जैसे आपने इधर अभी किड्स गेट किए, तो अगर आप अभी ये ऑफर करना चाहें मतलब सिस्को की तरफ से, कर सकता हूँ जी, बिल्कुल। ये एज इंस्ट्रक्टर, ये मिसाल के तौर पे ये कोर्स जो है अभी आपको ये सर्टिफिकेट नजर आ रहा है, ये मैंने एक लेबनीज यूनिवर्सिटी से ऑनलाइन कोर्स लेकर और ये सर्टिफिकेट लिया, और भी इस कोर्स में पढ़ाने के काबिल हो गया। तो बताना मकसद ये है कि अपनी अपनी जिंदगी में कुछ वक्त और काम होगा, लेकिन कुछ वक्त आप अपने आप पे इन्वेस्टमेंट भी करेंगे। इसका मतलब कि इस वक्त मेरी, क्यों मैं ये इसमें इंटरेस्टेड हूं? बिकॉज आई वॉन्ट टू यूज दैट हेयर। ऑटोमेशन लिखा हुआ है, तो आई वॉन्ट टू यूज AI इन नेटवर्क्स।
तो आपको कौन पढ़ाएगा ये? लाइन तो मेरी मेरी जिम्मेदारी है कि मैं आपको ये दें, आपको नजर आ रहा है कि जी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग इन नेटवर्क्स, एआई एंड एमएल इन नेटवर्किंग, इन साइबर सिक्योरिटी, तो इट इज इंपॉर्टेंट फॉर मी, क्योंकि लाजमी तौर पे आपको तो ये आइडिया नहीं है वेयर द वर्ल्ड इज गोइंग। अगर आपको कोई बताने वाला नहीं होगा, कोई मेंटोर नहीं होगा, कोई गाइडलाइन देने वाला नहीं होगा, तो आप तो फिर भटक जाएंगे। आप करते हैं नहीं करते वो आपका मसला, आपकी मर्जी, लेकिन मेरा मसला ये है कि मुझे पता होना चाहिए कि व्हाट टू डू। इवन उस दिन मैं एक हमारे आपकी बहादुरी क्लास जो अभी आएगी उसमें कुछ यूके सॉरी यूएई से लोग हैं जो कि फील्ड में हैं, तो ऐसे मैंने उनके सामने इस टूल का कहा, उन्होंने कहा सर इट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंसिबल। तो कौन कराएगा एंसिबल? जी, ये थर्ड से आगे एक उन्होंने एडिशन दिया है, लेकिन हम इसको थर्ड में ही पढ़ेंगे। तो इसका मतलब कि आपको फीलिंग उन्होंने दे दी कि दुनिया ने, कि जनाब द वर्ल्ड इज गोइंग फॉर, द वर्ल्ड इज गोइंग फॉर दीज थिंग्स। समझ आ रही है? द वर्ल्ड इज गोइंग फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग एवरीवेयर। लेकिन आप लोग सीखें तो यू आर मोर एफिशिएंट विल बिकम। लेकिन जो बीएस कर रहे हैं इसमें, वो टूल पे अपनी बीएस कर रहे हैं, आपने फील्ड पे बीएस किया है और उस पर टूल इस्तेमाल कर रहे हो, तो यू आर मोर इफेक्टिव। क्लियर हो गया? इसी तरह अगर मैं आपको इसकी एग्जांपल दूं, जस्ट आपको बताना मकसद ये है कि सिर्फ ये मत सोचें कि बस दुनिया, ये इसको मैं कॉपी करता हूं कि मैं क्यों अपने पास, यहां से भी आपको ये मेरी इंटेंशन नजर आएगी। इसको मैंने यहां से कॉपी किया और यहां पे आके मैं इसको आफिया पेस्ट कर रहा हूं। क्या कहता है? सर्टिफाइड एथिकल हैकिंग वर्जन 13, वर्ल्ड्स नंबर 1 एथिकल हैकिंग सर्टिफिकेशन, नाउ विद पावर्ड विद एआई। तो आई नीड एआई। तो मकसद ये है कि आप लोगों ने ये नहीं, क्योंकि ज्यादातर मुझसे 2 दिन पहले भी कोई 2-3 दिन पहले बात कर रहा था, तो मैंने कहा था कि मोस्टली थर्ड कोर्स तक मेरे लोग नहीं पहुंचते। वजह क्या होती है? क्योंकि 2 कोर्स करने के बाद दे गेट द जॉब। जैसे योर ब्रदर, he joined and he got the job. अब the question is whether he thinks that I should continue, I should invest further to move further away, forward, या बस objective is obtained, नौकरी लेनी थी, मिल गई। तो डिपेंड्स। क्लियर? तो इसलिए मैं आपको बताया कि जी जिस चीज की जरूरत है, हम पहले से, हमारी जिम्मेदारी है कि हम पहले से उसके लिए तैयार हो जाएं, ताकि आप जैसी लोगों को ये ना हो कि कल आप जाएं मार्केट में और कहें जी हमें तो मार्केट के मुताबिक पता ही नहीं है, हम तो मार्केट के मुताबिक, इंडस्ट्री के जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनके मुताबिक हम महंग ही नहीं है। तो वी वांट यू कि जी नहीं, यू शुड बी फेमिलियर विद वट एवर इज डिजायर्ड, व्हाट इज रिक्वायर्ड इन द इंडस्ट्री। ठीक? तो चलें जी आगे बढ़ते हैं। तो हम ये हेडर्स अपने इंफॉर्मेशन के साथ अटैच करेंगे, ऐड तो नहीं कहूंगा, अपेंड करेंगे। क्या लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूं? अपेंड करेंगे। एंड दैट अपेंडिंग ऑफ दीज हेडर्स which is the control information is called encapsulation. So that's the reason it is written here, data encapsulation. And then we will talk about explain how local host access local resources on a network. तो data access clear हो गया? Okay. So ladies and gentlemen, सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो मशल जो है वो मुझे ज्यादा बेहतर इस पे गाइड भी कर सकते हैं, क्योंकि वो अभी 6th सेमेस्टर में ये सब्जेक्ट मुझसे, और पिछले तकरीबन 2-3 वीक्स में हमने ये चीजें काफी क्लास में डिस्कस भी की कि जनाब अगर हमें एक तरफ हमारे पास कोई सोर्स है
यदि सेंडर है और दूसरी तरफ हमारे पास कोई डेस्टिनेशन है, इसके मतलब है कि सबसे पहले तो कम्युनिकेशन का मतलब क्या है। डिजाइन तो उस वक्त करेंगे जब हमें ये पता हो कि कम्युनिकेशन किसे कहते हैं, फिर हमें ये पता हो कि कम्युनिकेशन सिस्टम किसे कहते हैं। अगर ये दो बातें पता हो जाएं तो फिर हम इसको डिजाइन करने के काबिल हो जाएंगे, वरना नहीं हो सकते। ठीक है। तो आफिया को भी पता है कि कम्युनिकेशन का मतलब ये है कि अगर कोई इंफॉर्मेशन किसी एक पॉइंट पे ओरिजिनेट करे और वो किसी दूसरी जगह पे एग्जैक्टली या अप्रोक्सीमेटली यहां पे रिसीव हो जाए, एग्जैक्टली और अप्रोक्सीमेटली सेकंड पॉइंट के ऊपर रिसीव हो जाए, तो दैट फिनोमेना इज कॉल्ड कम्युनिकेशन। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ कम्युनिकेशन, हारिस? एक जगह पे हम इनको को जनरेट करें और दूसरी जगह पे एग्जैक्टली और सिमिलर हासिल हो जाए। जैसे इस वक्त हम जो कर रहे हैं कम्युनिकेशन है। व्हाट आई एम सेइंग, यू पीपल आर लिसनिंग। इवन ये तो हमने क्लासरूम में एग्जांपल ली, लेकिन ये लोग जो आपको 6 लोग नजर आ रहे हैं, आयशा है, दानियाल है, फिजा है, हारिस है, हसन है, तो ये लोग तो यहां नहीं है, लेकिन यहां पे ये मैसेज जनरेट हो रहा है और उनके स्क्रीन के ऊपर या उनके स्पीकर के ऊपर ये इंफॉर्मेशन पहुंच रही है, एग्जैक्टली या वेरी नियर। तो इस फिनोमेना को क्या कहते हैं? कम्युनिकेशन। अब इस कम्युनिकेशन के लिए हमें लाजमी तौर पे कोई सेंडर चाहिए, हमें कोई रिसीवर चाहिए, कोई रिसीवर या डेस्टिनेशन या कोई सेंडर चाहिए। अब सवाल है कि सेंडर भी हो गया, रिसीवर भी हो गया, चलें, लेकिन हमें यह भी ख्याल रखना होगा कि इसके दरमियान में हमें एक अदद मीडियम भी चाहिए, ट्रांसमिशन सिस्टम भी चाहिए। अगर हम इसको थोड़ा फर्दर एलोबरेट करें तो हमें यह भी कह सकते हैं कि हमें एक सोर्स चाहिए, लेकिन सोर्स के बाद हमें एक ट्रांसमीटर चाहिए जो कि सोर्स से ये इंफॉर्मेशन ले और उसको इस ट्रांसमिशन सिस्टम के मुताबिक बनाए और फिर इस ट्रांसमिशन सिस्टम के हवाले कर दे। इसी तरह रिसीवर इस रिसीवर से पहले डेस्टिनेशन, बल्कि कहना होगा डेस्टिनेशन से पहले एक रिसीवर चाहिए जो कि ये अहलियत रखता हो कि इस मीडियम से ये उठाए और इसको इस काबिल बनाए कि ये हमारा जो डेस्टिनेशन है ये इसको इस्तेमाल कर सके। इसका मतलब है कि इस बात के बाद हमने क्या बना लिया? कम्युनिकेशन सिस्टम बना दिया। नॉट क्लियर? जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, मिसाल ये है कि इफ आई टॉक ऑन माई मोबाइल, yeah, even I'm using my laptop, whatever you want to say, so now I am a source। लेकिन अगर मैं ये कहूं कि मैं सोर्स हूं और अगर मैं ये कहूं कि डेस्टिनेशन जो है वो आयशा शिनवारी है, तो मैम शिनवारी और मेरे दरमियान में तो कोई कम्युनिकेशन, अगर मैं यूं ये हटा दूं दरमियान में से मोबाइल या ये लैपटॉप, तो फिर तो कम्युनिकेशन नहीं हो सकती। इसलिए क्या किया गया कि मैंने एक अदर ट्रांसमीटर खरीद लिया, मैंने एक अदर ट्रांसमीटर अपने माई लैपटॉप खरीद लिया, तो दैट एक्ट लाइक माई ट्रांसमीटर। नाउ मोस्टली द ट्रांसमीटर डू मैनी थिंग्स। मिसाल के तौर पे it might convert the analog signal to digital, because mostly the transmitters are digital and mostly the signal or information is in analog, continuous। ठीक है आफिया? So it need to be converted into digital first, then it might be encrypted because security is important, it might be multiplexed, it must be, in some cases it must be converted or shifted to high frequencies. Like for example, when I'm talking through my mobile, Harun Ahmed, when I'm talking through my mobile, my frequency here is few kilohertz, few
kilohertz. But whatever it is sending onto the air, how much it is? It is in high megas or gigs. हाई से मुराद मे भी 900 मेगाहर्ट्ज, तो यहां तो किलो है, वहां पे 900 1000 कह लो, चलो अगर 1000 मैग कहते हो तो मतलब 1 मिलियन टाइम उसकी फ्रीक्वेंसी को राइज किया आ गया। क्यों? क्योंकि ये ट्रांसमिशन सिस्टम की डिमांड है कि जी यू शुड कम हियर, इफ यू इवन हैव द किलोहर्ट्ज you must have the megahertz here, megahertz here. So that is the functionality of the transmitter. Once it is on the receiver, अब अगेन अगर मुझे ये मेगाहर्ट्ज मिल जाए तो क्या आफिया ये मेगाहर्ट्ज सुन सकती है? आफिया नहीं कहती है मैं नहीं सुन सकती, क्योंकि अल्लाह ताला ने उसके कानों को ये सलाहियत ही नहीं दी कि वो मेगाहर्ट्ज, गीगाहर्ट्ज और टेराहर्ट्ज को सुने। That's the reason the receiver job is to bring it back to the same kilohertz, and give it to the destination. Destination in this case may be your ear, maybe your eyes. अब भी क्लियर कि नहीं? तो that is the basically a communication system. So design means now you have to design whether it is for transmission of your data, for your voice, for your audio, for your pictures. Accordingly, you will design a communication system as shown here. Clear? Okay. So, ladies and gentlemen, we come to the first thing, which is rule. Rule क्या होता है? Rule ये होता है जिसके ऊपर multiple लोग agree upon हो जाए। देखे ना, मिसाल के तौर पे ये क्लास 8:30 पे थी, तो ये 12 बजे भी तो हो सकती थी, लेकिन अगर आप 12 बजे आए और कहें कि जी मैं क्लास के लिए आ गया हूं, मेरी अटेंडेंस लगा दी है, जो मुझे पढ़ाया है 8:30 पे पढ़ाया गया है वो दोबारा पढ़ाओ, तो आपको कहा जाए सॉरी। क्यों? रूल नहीं ओबे किया। रूल ये था कि 8:30 पे होगी ये क्लास। अगर मिसाल के तौर पे आप कल आ जाए 8:30 पे, मंडे है ना, कोई फर्क नहीं है, लेकिन फिर आपको कहा जाएगा नहीं वो तो संडे को होना था, वो तो सैटरडे को होना था। तो यहां से आपको समझ आती है कि रूल क्या है। तो रूल इज समथिंग विच ऑन विच ऑल द पार्टीज एग्री, ऑन विच एवरी पार्टी एग्री, दैट इज कॉल्ड ए रूल। जैसे अभी मैंने कहा कि जनाब जब मैंने टॉक through this mobile, now it is rule that the frequency will be shifted from kilohertz into 900 megahertz. Or when I talk through my laptop to the access router, now the rule is that it need to be converted into 2.4 gigahertz or 5 gigahertz. So you understand that rule is something जो कि किसी जगह पे भी, मिसाल के तौर पे वेरी सिंपल, जब आप, ये तो हमने बात कर रहे हैं अपनी कम्युनिकेशन की, आप रोड पे जा रहे होते हैं, रूल की बात कर रहे हैं, रोड की बात कर रहे हैं जी। अब आप रोड पे जा रहे हैं तो क्या है, 3 लाइटें लगी होती हैं, एक रेड है, एक ग्रीन है, एक ऑरेंज है। लेकिन जब रेड होती है तो आप रुक जाते हो, और ग्रीन होती है तो आप गुजर जाते हो, और बाद को रेड होती है और आप गुजर जाते हो। तो क्या आपको बाकी आपने तो कोई गलत काम, मैं कह सकता हूं आपने कोई गलत काम तो नहीं किया, लेकिन बाकी लोग आपको यूं करके देख रहे होते हैं। और बाजों का अगर पुलिस वाला खड़ा हो तो आपको साइड पे भी कर लेता है, साइड पे आ जाओ जरा, चालान करता है। अभी इसको कहते हैं कि आपकी ट्रेनिंग, मतलब मैं बाजू का मुलाजिम तौर पर हम भी इसी मेंटेलिटी के थे। तो मोस्टली जब मैं पाकिस्तान या किसी भी दूसरे मुल्क ट्रैवल करता था तो मोस्टली जो फ्लाइट होती थी वो लिस्बन से होती थी। लिस्बन जो है दैट इज द कैपिटल ऑफ पोर्टुगल, और वो तकरीबन बस से तकरीबन 4 घंटे की ड्राइव पे। तो क्योंकि इंटरनेशनल फ्लाइट मोस्टली अर्ली मॉर्निंग को होती हैं, तो इसका मतलब है कि यहां से मुझे लेट नाइट निकलना होता था। और पोर्टुगल छोटा सा मुल्क है, कोई ट्रैफिक भी इतनी नहीं है,
तो रात के लेट कर 2 बजे आप जा रहे हैं और रेड लाइट कहीं पे सामने आ जाती थी, ड्राइवर साहब वहां रुक जाते थे। हम इधर भी देखते थे, इधर भी देखते थे, आगे भी देखते, यार कुछ भी नहीं है, ये क्यों रुक गया है? बिकॉज इज फॉलोइंग द रूल। हम लोग रूल को तोड़ के खुशी का इजहार करते हैं। तो अब आपको समझ आ गया कि रूल किसे कहते हैं, कि अगर रूल फॉलो करोगे तो नुकसान नहीं होगा, लड़ाई नहीं होगी, झगड़ा नहीं होगा, एक्सीडेंट नहीं होगा। लेकिन अगर आप इसके मुकाबले में अगर आप और भी उल्टा, हमारे मुल्क में और यूरोप में जो गाड़ियां हैं, लेफ्ट हैंड और राइट हैंड का डिफरेंस है। तो अगर आप जिस रोड पे, मिसाल के तौर पे अभी अगर अभी आपने जाना है स्कैंट की तरफ यूनिवर्सिटी से, तो आप इधर वाली रोड की बजाय उधर वाली रोड पे जाके और 100 पे अपनी गाड़ी को दौड़ा दें, तो व्हाट यू आर डूइंग, यू आर नॉट फॉलोइंग द रूल, यू आर नॉट फॉलोइंग द रूल। तो इसी तरह आपको यहां पे समझ आ गई, आफिया को भी समझ आ गई कि रूल का मतलब होता है वो स्टेप्स जो कि एग्रीड अपॉन है। और अगर ये रूल्स फॉर कम्युनिकेशन है तो इन रूल को रूल्स ऑफ कम्युनिकेशन कहेंगे। इन रूल्स को हम क्या कहेंगे? रूल्स ऑफ कम्युनिकेशन। जी। और इन रूल्स ऑफ कम्युनिकेशन को कम्युनिकेशन की टर्मिनोलॉजी में हम प्रोटोकॉल कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रोटोकॉल। इसका मतलब कि प्रोटोकॉल के रूल जब हो तो इसका मतलब कि कोई एल्गो है। एल्गो का क्या मतलब होता है? एल्गोरिथम का क्या मतलब होता है? दी स्टेप्स, द सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स। स्टेप सिर्फ नहीं कह रहा, सीक्वेंस ऑफ स्टेप कह रहा हूं, यानी कि ऑर्डर नीड टू बी मेंटेन्ड। जैसे मिसाल के तौर पे अभी हमने कहा कि जी सबसे पहले एक सोर्स होना जरूरी, फिर उसके बाद ट्रांसमीटर होना जरूरी, फिर ट्रांसमिशन सिस्टम होना जरूरी, फिर रिसीवर होना जरूरी। अगर आप थोड़ी सी गलती कर दें, ये सोर्स के आगे ट्रांसमीटर लगा दें, रिसीवर लगा दें, तो कम्युनिकेशन होगी? नहीं होगी। इसलिए मैं लफ्ज इस्तेमाल करता हूं कि सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स हैं। तो these sequence of steps are called algorithm, and when you implement these sequence of steps, that is called a protocol. These sequence of steps are following some rules. Clear? तो जो बातें मैंने अभी आपको की वही बातें यहां पे बताई जा रही हैं कि सबसे पहले क्या चाहिए? एक सेंडर चाहिए, एक रिसीवर चाहिए, एक मीडियम चाहिए, चैनल चाहिए। रूल ऑफ कम्युनिकेशन। रूल्स ऑफ कम्युनिकेशन, बिल्कुल ठीक कहा आपने। एल्गो के साथ आपने क्या? जी, मैंने ये कहा कि आपने रूल्स है ना, तो मिसाल के तौर पे अभी हमने कहा कि आपने एयर ट्रैवल करना है, तो आपने अपने लिए, इवन हमने बड़ी ब्रॉडली बात की, अगर मैं एक एनआईसी कार्ड की एग्जांपल लूं तो उसमें अंदर एक कंप्लीट एल्गो आ जाएगा। लेकिन मैंने कहा कि बस आप गए और आपको एनआईसी कार्ड मिल गया, दूसरे दिन आप गए, लेकिन अगर आप मिसाल के तौर पे एनआईसी ना होता और आप चले जाते पासपोर्ट ऑफिस, तो क्या कहते? पहले एनआईसी लाओ। तो इसका मतलब है कि यू राइट दी रूल्स इन ए स्टेप, स्टेप बाय स्टेप। आपको पता है कि जी फर्स्ट आई नीड टू गेट ए एनआईसी कार्ड। अब मुझे एनआईसी मिल गया, नाउ आई कैन गो टू दी पासपोर्ट ऑफिस, आई कैन गेट दी पासपोर्ट, नाउ आई कैन गो टू दी एम्बेसी। अगर आप पहले ही दिन एम्बेसी चले जाएं कि जी मैं आ गया हूं, वीजा किधर है, तो कहेंगे पासपोर्ट है नहीं है, एनआईसी है नहीं है, तो कहेंगे फिर किधर से आए हो, वापस जाओ। तो यहां पे यही बात क्लियर की, पहली बात तो ये क्लियर की कि यू नीड ए सेंडर, यू नीड ए सेंडर, यू नीड ए रिसीवर, सेंडर, रिसीवर, मीडिया विच यू कॉल एज द चैनल, विच यू कैन कॉल एज द ट्रांसमिशन सिस्टम। ठीक है जी? ओके, फंडामेंटल्स ऑफ द कम्युनिकेशन। फिर हमने बात की अबाउट दी कि यहां पे एग्जांपल ले रहा है। अब देखें, अगर मिसाल के तौर पे ये लेडी इस जेंट से बात करना चाहती है, तो कोई रूल है, मिसाल के तौर पे रूल ये है कि इसने इसने कहा हाय और इसने जवाब दे दिया हेलो। इसका मतलब, इस हाय का मतलब ये नहीं है
कुछ भी मीनिंग नहीं है, बल्कि इसका मीनिंग क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है कि शी वांट टू गेट द अटेंशन ऑफ द जेंटलमैन, शी वांट्स टू गेट द अटेंशन। हाय, अब जब इसने हेलो कहा, इसका मतलब है कि ही लिसनड एंड वांट टू रिस्पॉन्ड। अगर वो हाय ये जैसे बात होगा तो आप किसी से खफा होते हैं, वो आपको अस्सलाम वालेकुम कहता है और आप मुंह उधर कर लेते हैं, आपने सुन तो लिया लेकिन आपने उसको वालेकुम अस्सलाम नहीं कहा। इसका मतलब है कि अब दो बातें, या तो उसने आपको, आपने उसको सुना ही नहीं, या आपने सुन के उसको इग्नोर किया, आप डोंट वांट टू कम्युनिकेट। तो यहां पर भी यही है कि यू सेंड ए हेलो, हाय, टू गेट द अटेंशन, एंड द हेलो से इज द रिस्पॉन्स which tells कि जी yes I am attentive, I have listened to you, please go ahead। क्लियर? तो ये तो हो गया ह्यूमन कम्युनिकेशन, ये तो हो गया ह्यूमन कम्युनिकेशन। सिमिलर वे यू विल हैव टू कम्युनिकेट इन द कंप्यूटर नेटवर्क्स, दैट विषय मतलब कि ये जो मैंने कहा, इसने पहले कहा ना है हाय, इसका मतलब दिस इज अ प्रोटोकॉल, दिस इज अ रूल कि किसी से बात करनी है तो उसकी अटेंशन पहले ग्रैब करो। ना सिर्फ अटेंशन ग्रैब करो, बल्कि ये भी इंश्योर करो कि वो भी आपसे बात करना चाहता है कि नहीं चाहता। तो इसका मतलब कि हाई के बाद वेट करो फॉर ए हेलो। समझ आ रही है ना? तो दैट समथिंग इज कॉल्ड, अगर हम यही रूल्स इस्तेमाल, ये भी रूल्स ऑफ कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल है, इसी तरह का कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल यहां पर भी होना चाहिए। अब ये क्या कह रहा है कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल में कि जी फॉर कम्युनिकेशन यू नीड ए मैसेज, यस, once the message is there, convert this message into some voltage, high and low voltage, like this, something like this। इसके मतलब, and that is something is called the signal, that something is called the signal। that signal that you will be putting on to the channel, that signal will be received by the receiver, receiver will convert back into the message and give it to the, so whatever I'm explaining, that is the rules। तो ये वो कह रहा है, ऑल कम्युनिकेशंस आर गवर्न्ड बाय प्रोटोकॉल्स। प्रोटोकॉल मींस रूल्स ऑफ कम्युनिकेशन। जैसे आप किसी के घर पे जाते हैं तो आप बेल देते हो, नॉक करते हो, इवन दरवाजा खुला भी हो तब भी करते हो। तो आपसे पूछा जाए भाई दरवाजा तो खुला हुआ है, मिसाल के तौर पे मैं ऑफिस में हूं, सबको पता है दरवाजा तो खुला हुआ है, लेकिन मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट आते हैं, नॉक करते हैं। अब वो नॉक करते हैं, उनको जवाब में अंदर से कहा जाता है यस प्लीज, तो वो अंदर आ जाते हैं। अगर उनको नहीं आता वापस तो माइट दे गिव अनदर नॉक, अगर फिर भी नहीं आता इसका मतलब द पर्सन इनसाइड या तो नहीं है, और अगर है तो ही इज नॉट इंटरेस्टेड, ही इज बिजी, इन अदर वर्ड्स। तो यहां पे हम ये कह रहे हैं कि ऑल कम्युनिकेशंस आर गवर्न्ड बाय प्रोटोकॉल। फिर हमें क्या प्रोटोकॉल्स क्या है? रूल्स दैट कम्युनिकेशन विल फॉलो। फिर क्या कहा? दीज रूल्स वेरी डिपेंडिंग अपॉन दी प्रोटोकॉल। यानी हर एक ही प्रोटोकॉल के एक ही रूल है ना, रूल। जैसे मैंने अभी आपको कहा, रूल आप ऑस्ट्रेलिया में, सॉरी यूरोप में घूम रहे हैं तो डिफरेंट है, आप वही पाकिस्तान में हैं तो डिफरेंट है। तो रूल्स इसके लिए कहता है कि जी रूल डिपेंड अपॉन द प्रोटोकॉल। फिर हम बात कर रहे हैं, सॉरी, देखिए मिसाल के तौर पे अब प्रोटोकॉल की एक मजेदार सी एग्जांपल लेते हैं। जनाब, अब देखें इंग्लिश में भी, किसी भी लैंग्वेज, लेकिन यहां पे हम इंग्लिश यूज कर रहे हैं इसलिए इंग्लिश की एग्जांपल ले रहा हूं हारिस, के इंग्लिश में ये रूल है कि इनिशियली यू स्टार्ट विद द सब्जेक्ट, देन यू
write the verb, and then you go for the object, SVO. मिसाल के तौर पे he goes to home या goes to लाहौर, तो अब जाने वाला ही, इवन इसको अगर मैं यूं थोड़ा सा और कर दूं, he at एप्पल, समझ आ गई बात? आ गई, दैट्स गुड। लेकिन अगर इसको मैं ये कर दूं, या इसको जैसे मैंने इसी जुमले को दो दफा कर लेता हूं, ही गो टू लाहौर, इसी को मैं होम से लाहौर कर देता हूं, इन दोनों जुमलों को फिर आपके सामने रखता हूं, ऑर्डर को खा जाए, ये ऑर्डर है ना, एसवीओ ऑर्डर है, इस ऑर्डर को अगर खा जाए तो क्या आएगा, लाहौर टू ही गोज ही, और यहां पे मैं कर दूं एप्पल एट ही। आफिया कह रही है ये तो लग रहा है कि सेब ने किसी को खा लिया है, तो आफिया कहती है कि रमजान में खाने वाली बातें नहीं करते। क्यों आफिया? तो ऐसा लग रहा है कि कहीं एप्पल ने किसी को खा लिया है, एप्पल एट ही, उसको एप्पल ने उसको खा लिया है, समथिंग सिली समथिंग। इस तरह यहां लाहौर टू गोज ही, नहीं बात नहीं, इस मतलब कि प्रोटोकॉल में आपने प्रोटोकॉल को फॉलो करना छोड़ दिया। प्रोटोकॉल क्या था, ऑर्डर, कि पहले सब्जेक्ट फिर वर्ब फिर ऑब्जेक्ट। यहां पर भी वो यही कह रहा है कि मिसाल के ह्यूमन कम्युनिकेशन बिटवीन गवर्न रूल्स। अगर आप इस सेंटेंस को, ये जो मैंने आपके सामने रखा, और इस सेंटेंस को आपस में को वो करें, चलें इसको ले लेते हैं, इसको, तो डू यू सी द डिफरेंस? ये कह रहा है ह्यूमन कम्युनिकेशन बिटवीन गवर्न रूल्स, और यहां हमने कहा रूल्स गवर्न कम्युनिकेशन बिटवीन। अब वर्ड सेम है, वर्ड वहां भी 5 है, वर्ड वही वही और वही 5 है, ऑर्डर को आपने खा गए, जिसकी वजह से चीज समझ से बाहर हो गई। इवन अगर आप यहां पे देखें कि इट इज वेरी डिफिकल्ट के दरमियान में सिर्फ एक वर्ड मैंने स्पेस खा गया, अब वेरी अलग वर्ड है, डिफिकल्ट एक अलग वर्ड है। इसी तरह टू अंडरस्टैंड, ये 2 वर्ड्स हैं, मैंने रूल फॉलो नहीं किया, एक स्पेस खा गया। अब ये टू अंडरस्टैंड वेरी डिफिकल्ट, ह्यूमन के लिए तो माइट बी, लेकिन कंप्यूटर को अगर ये दूं तो उसके नीचे रेड लाइन लगा देगा, जी मेरे पास मेरी डिक्शनरी में ऐसा कोई वर्ड नहीं। इसलिए हम कहते हैं कि जनाब इट इज इंपॉर्टेंट कि यू शुड फॉलो दी रूल्स। और इस जो ऑर्डर है हम देखेंगे अभी कुछ देर में, अभी हम कुछ देर में देखेंगे कि हर प्रोटोकॉल के अपना सिंटैक्स होता है, और हर प्रोटोकॉल का अपना एक सिमेंटिक होता है। आप कहेंगे सिंटैक्स किसे कहते हैं, तो मैं कहूंगा ग्रामर को कहते हैं। आप कहेंगे ग्रामर से क्या मुराद है, मैं कहूंगा रूल्स ऑर्डर मुराद है। ठीक है ना, ये एसवीओ किसने दिया मुझे, ग्रामर ने ही कहा। जब आप बचपन में ही स्कूल में आपको मैडम थी या सर थे वो पढ़ा रहे थे इंग्लिश, तो उन्होंने कहा कि जी आओ ग्रामर, आज इंग्लिश ग्रामर पढ़ते हैं, और ग्रामर में कहा जी सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है, ऑब्जेक्ट होता है। तो व्हेन यू आर फॉलोइंग द ग्रामर ऑफ द प्रोटोकॉल, यानी कि यू फॉलो द ऑर्डर, जैसे यहां पे आपने क्या गलती की, ऑर्डर नहीं फॉलो किया, ऑर्डर नहीं फॉलो किया ना, इधर भी आपने क्या क्या गलती की, ऑर्डर नहीं फॉलो किया। तो ऑर्डर को क्या कहते हैं, सिंटैक्स। क्या कहते हैं, सिंटैक्स। और जब आप ऑर्डर को फॉलो कर लेंगे
तो फिर आपको क्या मिलेगा? सिमेंटिक। सिमेंटिक का मतलब क्या होता है? मीनिंग। अब आप कहेंगे मीनिंग से क्या मुराद? क्योंकि और फिर आप ये भी कहेंगे, आप फिर ये भी कहेंगे कि जनाब लाजमी तौर पर कंप्यूटर में तो हम उसके साथ इंग्लिश में बात करते हैं, बल्कि आप लोग उसके साथ पश्तो से भी बात कर लेते हो। जैसे अभी मैं बाज होगा तो मैं तो मुझे पढ़ने में बहुत सख्त दिक्कत होती है, लेकिन बमुश्किल मैं उसको कोशिश करता हूं। जैसे फॉर एग्जांपल अभी इन्होंने लिखा कि जी क्लास, ये तो इंग्लिश में था, बाज होगा तो आप लिखते हैं जो जो होता ही, जो कि होता ही पश्तो में है। ठीक है ना, बात समझ आ रही है ना? तो कहने का मकसद ये होता है कि सेंटेंस, लेकिन कंप्यूटर कौन सी जुबान समझता है? वन एंड जीरोस, बाइनरी, वन एंड जीरोस। इसका मतलब वन एंड जीरोस का भी एक ऑर्डर होगा, उन वन एंड जीरोस का भी ऑर्डर होगा, पहली बात। और उस ऑर्डर में एक खास नंबर ऑफ बिट्स का अपना एक मीनिंग होगा। मिसाल के तौर पे आपका एड्रेस है, तो आपका एड्रेस 32 बिट का है। कहां पे होगा ऑर्डर? जरूरी, क्योंकि डेस्टिनेशन नहीं या इंटरमीडिएट डिवाइसेस नहीं, जाके वहां से वो पढ़ना है कि भेजने वाला कौन और लेने वाला कौन। नहीं समझ आ रही? वाई कंफ्यूज? आ रही है ना? जैसे अगली उसमें मैं आपको दिखाता हूं। चले पहले ये चंद इसको छोड़ के इस पे आता हूं। ये है आपके IPv6 का हेडर। अब देखिए ऑर्डर है कि सबसे पहले क्या चीज बतानी है? वर्जन। और कितने बिट में बतानी है? 4 बिट में। अब पहले 4 बिट में कुछ भी लिखा होगा वो क्या होगा? वर्जन होगा। आपने वर्जन से क्या मुराद? भाई हमें पता है कि आईपी के 2 वर्जन है, एक है वर्जन 4 और एक है वर्जन 6। हम पढ़ेंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये। आपको आईपीस के ऊपर मुकम्मल अबूर मस्ट आना चाहिए, जो कि इस कोर्स के एंड तक डेफिनेटली आएगा अगर आप लोग मेहनत करें। तो अगर आप काम ही ना करें तो मेरे पास कोई ऐसा टॉनिक नहीं है कि मैं वो टॉनिक कहूँ कि जी केमिस्ट की दुकान से ले लो और सुबह शाम एक एक स्पून पी लो, तो इंशाल्लाह IP4 और IPv6 से अफाका हो जाएगा। ठीक है। तो हम बात क्या कर रहे थे कि इस पहली 4 बिट से पता चल गया कि जनाब ये क्यों क्यों जरूरी है। जरूरी ये है कि उसको अकॉर्डिंगली IPv4 का और IPv6 का हेडर मुख्तलिफ हैं। मिसाल के तौर पे क्या मुख्तलिफ है? बड़ी आसान सी बात अगर करूं, IPv4 का एड्रेस 32 बिट्स का है। कितने बिट का है? और IPv6 का जो है वो 128 बिट्स का है। तो लाजमी तौर पे हमें अगर IPv4 कहेगा तो हम 32 बिट का एड्रेस ढूंढेंगे, अगर हमें IPv6 कहेगा तो फिर हम 128 बिट का एड्रेस ढूंढेंगे। तो अगर हम गलत तो उसका वो लेते हैं, मीनिंग नहीं है हमारे केस में, या कुछ भी लिख दे वर्जन में, हम मीनिंग नहीं है, तो फिर दैट इज टोटल गार्बेज। अब बात समझ आई? तो इसलिए यू नीड के भाई पहली 4 बिट में ये बताऊंगा, अगली 8 बिट में ये बताऊंगा, कितने हो गए? 12 बाइट। अगले 20 बिट में ये बताऊंगा, कितने हो गए? 32 बिट। अगले 16 बिट में ये बताऊंगा पेलोड लेंथ। अगली 8 बिट में बताऊंगा हेडर। अगली 8 बिट में बताऊंगा हॉप लिमिट। अगले 128 बिट में बताऊंगा सोर्स आईपी। अगले 128 बिट में बताऊंगा डेस्टिनेशन आईपी। तो देखिए ऑर्डर भी है, यानी सेंटेक्स भी है, और हर एक का अपना अपना, हर एक फ्यू नंबर ऑफ बिट्स का अपना एक मीनिंग भी है, यानी कि सेमेंटिक भी है। नहीं समझ आ रही? इज देयर एनीवन ऑनलाइन हु इज नॉट अंडरस्टैंडिंग? आयशा, दानियाल, खतीजा, मलिक साद,
लगता है खदीजा ने और फातिमा ने आपस में एग्रीमेंट किया हुआ है, एक दिन तुम पढ़ो एक दिन मैं पढ़ूंगी। ऐसा कोई एग्रीमेंट है खदीजा? शुक्र है ये वाला एग्रीमेंट पता नहीं ये भी किया है कि नहीं, कि एक दिन हम दोनों नहीं पढ़ेंगे। क्लियर है खदीजा को, अच्छी बात है जी। क्लियर, नो सर, ओके। मतलब मुझे उस दिन उस रूल से डर लगता है जब खदीजा और फातिमा दोनों को आज क्लास नहीं लेनी है, आज पुरसुकून रहना है। ओके जी, आगे बढ़ते हैं। तो हम बात कर रहे थे कि जनाब एक सेंटेक्स होता है और एक सेमेंटिक होता है, यही कहा ना, और हमने समझ भी लिया। देखिए मिसाल के तौर पे क्या कहता है जी, रूल्स प्रोटोकॉल मस्ट अकाउंट द फॉलोइंग। क्या क्या चीज कम्युनिकेशन सिस्टम में जब हम डिजाइन करें तो क्या एक हर सेंडर की अपनी कोई आइडेंटिटी होनी चाहिए। जैसे मिसाल के तौर पे अगर मैं आपको अपनी जिंदगी की से एग्जांपल दूं, तो जब आप खत लिखते हैं तो आप खत में सेंडर का एड्रेस भी लिखते हैं और रिसिपिएंट का भी लिखते हैं, यानी कि भेजने वाला कौन और लेने वाला कौन, किसको पहुंचे, किस शहर में पहुंचे, किस स्ट्रीट में पहुंचे। तो यही बात वो कर रहा है कि इसका मतलब कि दिस इज दी, ये जो आप यहां लिख रहे हैं, दिस इज द आइडेंटिटी ऑफ द सेंडर, दिस इज द आइडेंटिटी ऑफ द रिसीवर, ऐसा ही है ना। तो यही बात वो यहां पे कर रहा है कि जनाब मस्ट है कि सेंडर की और रिसीवर की आइडेंटिटी हो। नेक्स्ट, नेक्स्ट, दोनों एक ही लैंग्वेज का इस्तेमाल कर रहे हो। जैसे अभी हमने कहा कि सेम लैंग्वेज इज द बाइनरी। फिर हमने कहा कि उनका ग्रामर, ग्रामर का मतलब है एक ऑर्डर, अभी बताया है, रूल्स, ऑर्डर सेम हो। नेक्स्ट, दोनों की टाइमिंग्स, स्पीड सेम हो। क्या मतलब? मतलब ये मिसाल के तौर पे आपका सेंडर भेज रहा है 1 गीग पे और आपका रिसीवर रिसीव करने की सलाहियत रखता है ओनली 1 किलो। इसका मतलब है कि ये उससे 1 मिलियन टाइम्स ज्यादा भेज रहा है, ये रिसीव करने की कैपेबिलिटी नहीं रखता, तो बात नहीं बनेगी, कम्युनिकेशन नहीं होगी। समझ आ गई ना? इसलिए जरूरी है कि बोथ सेंडर एंड रिसीवर मस्ट टॉक ऑन ए सेम स्पीड। जब स्पीड सेम होगी तो फिर हर बिट की ड्यूरेशन सेम होगी। ये नहीं कि ये इधर से भेज रहा है इतनी छोटी छोटी बिट्स, यानी कि 1 नैनो सेकंड की बिट भेज रहा है और ये ज्यूम कर रहा है कि मेरे पास 1 1 सेकंड की बिट है, तो उस 1 सेकंड के दरमियान तो 1 नैनो है, हजारों मिलियंस ऑफ बिट, बिलियंस ऑफ बिट आ जाएंगी। तो दिस इज नॉट डिजायर्ड। मतलब उस टाइम में इसने 1 बिलियन बिट भेज दी और ये समझ रहा है कि 1 बिट है। नो, दैट द रीजन स्पीड एंड टाइमिंग ऑफ डिलीवरी। टाइमिंग से ये भी मुराद है कि जब आप भेज रहे हो तो वो सुन रहा हो, और जब वो भेज रहा हो तो आप सुन रहे हो। क्लियर मेरी बात? इसी तरह में भी आपको कंफर्मेशन चाहिए कि जी मेरा मैसेज वहां पहुंच गया है। फॉर दिस व्हाट यू नीड? एक्नॉलेजमेंट। व्हाट यू नीड? एक्नॉलेजमेंट। तो दीज आर दी सम ऑफ दी रूल्स, प्रोटोकॉल्स की बात कर रहे हैं। देन अब हम आगे के जी नेटवर्क प्रोटोकॉल्स की रिक्वायरमेंट्स क्या है, नेटवर्क प्रोटोकॉल्स की रिक्वायरमेंट्स क्या है। हमने कहा कि जनाब, और स्पेशली जो 6th सेमेस्टर वाले हैं इन्होंने ये ज्यादातर चीजें देखी हैं। सबसे पहले जो है दैट इज द मैसेज इनकोडिंग। मिसाल के तौर पे यू हैव दी वन एंड जीरोस, something like this binary, but you need to convert it into a signal.
वकार, बात समझ आ रही है? क्यू सिग्नल, क्योंकि मीडियम पे जो चीज जाती है वो 1 0 नहीं जा सकते, वो वोल्टेज वोल्टेज एनालॉग लाजमी नहीं, इट कैन बी अ डिजिटल एज वेल। जैसे मिसाल के तौर पे कल आप जो ट्रांसमिशन कर रहे थे, तो सेंडर भी डिजिटल डेटा भेज रहा था और रिसीवर भी डिजिटल रिसीवर का रिसीव कर रहा था। तो इट इज नॉट मस्ट कि इट शुड बी ऑलवेज एनालॉग और इट शुड ऑलवेज बी डिजिटल। द इंपॉर्टेंट इज दैट इट शुड बी, चाहे वो एनालॉग है तो वो एक सिग्नल है, चाहे वो डिजिटल है वो एक सिग्नल है। आप अभी लॉग भेज रहे हो स्टूडेंट्स को ऑनलाइन, जब मैं स्टूडेंट को भेज रहा हूं तो मेरे एंड से एक हाई फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, मेरे जो डिजिटल सिग्नल है उसको एक हाई फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल में कन्वर्ट किया गया। वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल मेरे एक्सेस रूटर की तरफ भेज दिया गया। मेरे एक्सेस रूटर ने उसमें से दोबारा वो सिग्नल निकाला और डीमॉड्यूलेशन करके, और क्या किया उसको एज ए मैंने आपको चलिए यहां पर दोबारा बताता हूं। मैंने एक बात की थी अबाउट दी क्लास में, एक होता है बैंड पास सिग्नल, बैंड पास सिग्नल, और एक होता है वो फिल्टर बेस बैंड सिग्नल। एक पास बैंड या बैंड पास, और दूसरा बेस बैंड। दोनों में फर्क ये है कि ये आप सिग्नल लेकर उसको मॉड्यूलेट करते हो, और फिर अपने डेस्टिनेशन की तरफ भेजते हो, जबकि बेस बैंड में आप उसको मॉड्यूलेट नहीं करते, इसी तरह आप अपने उसकी तरफ भेज देते हो। क्लियर? बैंड पास सिग्नल ऐसा होता है कि उसमें हम एक स्पेसिफिक बैंड फ्रीक्वेंसी बैंड को हम पास करते हैं उसमें। यानी कि जैसे आपने कहा, मैंने अभी भी ये एग्जांपल कि मिसाल के तौर पे मेरी वॉइस जो थी 10 kHz की थी, लेकिन मैंने इसको मॉड्यूलेट करके फॉर एग्जांपल 2.1 GHz पे ले गया। इन केस ऑफ द UMTS, इन केस ऑफ UMTS, मशल को पता है UMTS क्या है? मशल को पता है कि ये जो हम बार बार इस्तेमाल करते हैं सेलुलर टेक्नोलॉजी में, नाम 3G, नाम सुना है? ये सुना है कि जी मैं 2G इस्तेमाल कर रही हूँ, 3G इस्तेमाल कर रही हूँ, 4G इस्तेमाल कर रही हूँ, बड़ी नियर फ्यूचर में 5G इस्तेमाल करूंगी। तो अगर आप 3G इस्तेमाल कर रही हो तो दैट टेक्नोलॉजी नेम इज UMTS। तो UMTS ये चाहती है कि वॉइस कोई भी हो, आपने उसको इस फ्रीक्वेंसी पे मॉड्यूलेट करना है। अब ये सिग्नल जो है ये मॉड्यूलेटेड है, इसको जब मैं भेजूंगा तो इसको कहा, इस सिग्नल को कहा जाएगा बैंड पास सिग्नल। क्या कहा जाएगा? बैंड पास सिग्नल। इसके मुकाबले में अगर मैं आप जूम करें कि ये मेरा लैपटॉप 1 है और ये मेरा लैपटॉप 2 है, चाहे इसको मैं जूम करूं कि इनको डायरेक्टली कनेक्ट किया गया है, या जैसे अभी आपने कहा, या स्विच के जरिए कनेक्ट जैसे कल आपने किया, तो ये कौन सा नेटवर्क हमने यहां पे बनाया है? ईथरनेट। इसमें हम इसको हाई फ्रीक्वेंसी पे मॉड्यूलेट नहीं करते, जो सिग्नल हमारे पास होता है हम उसी सिग्नल को इसके इस वायर के जरिए भेज देते हैं। तो दैट इज द बेस बैंड। एक और अच्छी एग्जांपल, मैं भी आपसे बात कर रहा हूं तो मेरी यहां से जो सिग्नल निकल रहा है वो 10 kHz का है, और वही 10 kHz का सिग्नल आपकी तरफ जा रहा है और आपके कान पे जाके स्ट्राइक कर रहा है। तो ये कौन सी कम्युनिकेशन हुई? ये बेस बेस बैंड। समझ आ गई? तो इस कहने का मकसद ये है कि यहां पे कि आप लोगों ने अपने मैसेज को, इस मैसेज को 1 and 0s को सिग्नल में यानी वोल्टेज लेवल्स में कन्वर्ट करना है। जी। जो हम कंप्यूटर डिवाइसेस होते हैं, लाइक कंप्यूटर हो गया, लैपटॉप हो गया, उससे कोई मैसेज या सिग्नल जो है वो सेंड करना चाहते हैं ना, उसको तो हम मस्ट मॉड्यूलेट करते हैं। अगर डिपेंड करता है टेक्नोलॉजी पे, जैसे अभी आपने कहा मिसाल के तौर पे, इफ यू आर यूजिंग द ब्लूटूथ और यू आर यूजिंग द वाईफाई व्हिच आई एम यूजिंग प्रेजेंटली, तो यस आई हैव टू मॉड्यूलेट इट, एंड इन द वायरलेस ऑलवेज वी मॉड्यूलेट इट, क्योंकि उसका वजह ये होती है
कि ये मीडियम जो है स्पेशली वायरलेस, ये आप ये का खरीदा हुआ नहीं है, दैट इज बीइंग यूज्ड बाय एवरीवन। इसलिए हर एक को अपनी सिग्नल को एक खास फ्रीक्वेंसी कैरियर के साथ मॉड्यूलेट करके रखना पड़ता है एयर के ऊपर, ताकि दूसरे के साथ वो इंटरफेयर ना करे। जैमर यही करता है कि जो जिसके ऊपर मशल बात कर रही होती है उसी के ऊपर हमजा भी सिग्नल क्रिएट करके छोड़ता है हवा में, ताकि दोनों सिग्नल एक दूसरे के साथ इंटरफेयर कर जाएं, मर जाएं, ताकि मशल का सिग्नल ना जा सके। दैट इज द जॉब ऑफ द जैमर। बात समझ आ रही? तो इन मोस्ट ऑफ द केसेस यस वी डू द मॉड्यूलेशन, यू आर राइट। लेकिन मैंने जैसे भी आपको ये कम्युनिकेशन की एग्जांपल दी जो हम आपस में कर रहे हैं, और दूसरी एग्जांपल मैंने आपको ये दी कि आप, शायद मैंने क्लास में भी ये कहा था कि अगर आप छोटे होते थे तो एक माचिस की डिबिया ले लेते थे और उसको एक धागे के साथ बांध के और इधर से बोलते थे और उसे कहते सुनो, तो वहां भी आप कोई मॉड्यूलेशन नहीं करते थे। इसी तरह तीसरी एग्जांपल, वॉकी टॉकी पे जब आप बात करते हैं, वहां पे भी आपने कोई लॉन्ग डिस्टेंस तो वॉकी टॉकी नहीं होती ना, करीब करीब दो बंदे खड़े हैं, तो वहां भी हम मॉड्यूलेशन के बगैर सिग्नल को भेज सकते हैं। क्लियर हो गया? ठीक है। तो कहने का मकसद ये है कि इस वक्त मेरा इंपॉर्टेंट मैसेज आप लोगों के लिए है कि इसको मैं भूल भूल जाता हूं, और इसको भूल के मैं ये कहना चाह रहा हूं वकार कि जब मेरे पास ये वन एंड जीरोस हैं, आई कन्वर्ट दैम इनटू, फॉर एग्जांपल वन है तो हाई, और अगर जीरो है तो लो, वन है तो हाई, जीरो है तो लो, फिर वन है तो हाई, फिर वन है तो हाई। तो दैट फिनोमेना इज कॉल्ड मैसेज इनकोडिंग। लेकिन अगेन दैट इनकोडिंग नीड टू बी डन बाय यूजिंग सम रूल। बगैर रूल के नहीं। आप कहेंगे रूल की क्या जरूरत है? आफिया के सोच रही है कि रूल की क्या जरूरत है भाई, हाई हाई से क्या मुराद है? हाई का कोई लफ्ज आप है नहीं, हाई का में कोई मतलब नहीं है। हाई यहां पे मकसद ये होगा कि जनाब फॉर एग्जांपल 5 + 5 इज हाई, -5 इज लो, या +5 इज हाई, 0 इज लो। तो यू हैव टू टेक सम, यू हैव टू यूज सम रूल। समझ आ रही? तो वी विल बी टॉकिंग अबाउट द मैसेज इनकोडिंग में we will be using certain rules, and the rules names may be NRZ, NRZ, NRZL, Manchester, differential Manchester, the या टाइप ऑफ रूल्स कह लें, टाइप ऑफ स्टैंडर्ड्स कह लें। तो टाइप ऑफ रूल्स, ये टाइप ऑफ स्टैंडर्ड्स, क्योंकि रूल से स्टैंडर्ड बनता है, और ये स्टैंडर्ड मुख्तलिफ नाम है। मिसाल के तौर पे 4B, 5B, 8B, 10B वगैरह वगैरह। तो these are some of the examples of rules for message encoding. Message encoding बताऊंगा कि ये कैसे काम करते हैं, लेकिन कम से कम इतना पता हो कि जी देयर इज सम रूल फॉर इनकोडिंग। क्यों वकार? नहीं समझ आ रही? जी आफाक, आपका नाम मुझे भूल गया। हाशिर, हाशिर और हारिस। अच्छा ठीक है। फिर हम लाजमी तौर पे देखेंगे अबाउट द मैसेज फॉर्मेटिंग। फॉर्मेट का मतलब होता है ऑर्डर। इनकैप्सुलेशन ने भी बताया कि यू ऐड द कंट्रोल इंफॉर्मेशन। लाजमी तौर पे मैसेज का कोई ना कोई साइज होना जरूरी है। ठीक है ना? अगर आपने कार के जरिए लोगों को लेकर जाना है तो आपको पता है कि 4 से ज्यादा बंदे नहीं होने चाहिए। लेकिन अगर आप उनको फॉर एग्जांपल एक बस में ले जा रहे हैं तो आप कह सकते हैं कि जी 50 भी हो तो ठीक है। अगर आप ट्रेन के जरिए ले जा रहे हैं तो आप कह सकते हैं 500 भी हो तो ठीक है। तो अगेन अकॉर्डिंग टू द टेक्नोलॉजी देयर शुड बी सम मैसेज साइज, देन देयर शुड बी सम टाइमिंग, स्पीड,
अगर दोनों की स्पीड एक दूसरे के साथ या टाइमिंग सिंक में नहीं है तो फिर ये कम्युनिकेशन नहीं हो सकती। जैसे अभी मैंने कहा कि अगर टाइमिंग सेम नहीं है, मैंने उतने टाइम में 1 बिलियन बिट भेजे और आप समझ रहे हैं कि जी एक ही बिट है, क्या करें? कम्युनिकेशन हो तो सकती है लेकिन वेस्ट होगी। होगी नहीं। कम्युनिकेशन तो ये है कि जो चीज मैंने यहां से अभी देखे ना, पहले तो हमें वापस डेफिनेशन पे भी जाना होगा। हमने डेफिनेशन में ये कहा कि जो मैं भेजूं एग्जैक्टली आपको वो मिले। तो मैंने तो 1 मिलियन बिट भेजे, 1 बिलियन बिट भेजे, आप समझ रहे हैं कि एक बिट आया है, एक सिग्नल आया है। तो आपने क्या, मेरे वही चीज जो मैंने भेजी है वो आपको रिसीव होगी? नहीं हुई, तो फिर तो कम्युनिकेशन नहीं हुई। ठीक है ना? कम्युनिकेशन की तो हमने इसलिए पहले वक्त पहला काम आज हमने ये किया कि हमने डिफाइन किया कि कम्युनिकेशन कहते किसे हैं। तो रिसीव भी होगी। वो चीज रिसीव भी हो, यानी मैंने 1 बिलियन बिट भेजे, 1 बिलियन यानी एक अरब बिट भेजे, और आप कहते हैं एक बिट है। रिसीव हो गया ना। नहीं, रिसीव करना इज नॉट इंपॉर्टेंट, वही चीज रिसीव करना इज इंपॉर्टेंट। ठीक है। ठीक है क्या जी? फिर हम ये देखेंगे मैसेज की डिलीवरी ऑप्शंस। मैसेज की डिलीवरी ऑप्शन ये भी हो सकता है कि ऑलवेज मैं बोलूंगा और ऑलवेज आप सुनेंगे। जैसे एग्जांपल, रेडियो पाकिस्तान, रेडियो कभी सुना है? कभी नहीं। ओके। तो जब आप रेडियो सुनते हैं तो हमेशा आप उन्हीं की सुनते हैं, कभी अपनी तरफ से नहीं सुना सकते। इसी तरह टीवी की एग्जांपल ले लें, तो टीवी पे हमेशा आप सुन रहे होते हैं, देख रहे होते हैं, लेकिन ये नहीं कह सकते ये मेरा प्रोग्राम भी दुनिया को दिखा दो। क्लियर? बस है ग्रुप में सिर्फ एडमिन ओनली। जैसे वर्ड, चलें ये भी एग्जांपल के वर्ड, अगर आप कह दें कि मैसेज सिर्फ एडमिन भेजेगा तो और कोई नहीं भेज सकता, तो इसको कहते हैं सिंप्लेक्स। क्या कहते हैं? सिंप्लेक्स। कि भाई एक डायरेक्शन में कम्युनिकेशन होगी, दूसरी डायरेक्शन में कभी भी नहीं होगी। तो इसको क्या कहते हैं? सिंप्लेक्स। जिसे मैंने आपको एग्जांपल किसकी दी? रेडियो की और टीवी की। रेडियो टीवी कम्युनिकेशन विद कम्युनिकेशन है ना। प्रिंटर को ऑर्डर देना है प्रिंटर क्या जी? प्रिंटर को ऑर्डर देना सर। प्रिंटर को भी अगर आप कहें तो बिल्कुल, हमेशा आप प्रिंटर को देते हैं, कभी भी प्रिंटर आपको नहीं देता। ठीक है? नंबर टू इज दी हाफ डुप्लेक्स। हाफ डुप्लेक्स। हाफ डुप्लेक्स का क्या मतलब? हाफ डुप्लेक्स का मतलब है कि हम दोनों भेज सकते हैं, लेकिन जब मैं बोलूंगा तो आप सुनेंगे, और जब आप बोलेंगे तो मैं सुनूंगा। तो दिस अगेन दिस इज वन डायरेक्शनल। जो सिंप्लेक्स में हमने कहा वन डायरेक्शनल कम्युनिकेशन है सिर्फ, इसमें है तो बोथ साइड।